तो यार आज का पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज फर्स्टली दिस इज़ अ 100th पॉडकास्ट। इतनी जल्दी इतना सारा टाइम निकल गया है, 100 एपिसोड्स ही कंप्लीट कर लिए हैं। इसके पहले हमने कई सारी वीडियोस बनाई थी, देन वी इवेंचुअली शिफ्टेड टू पॉडकास्टिंग और आज उसके भी 100 एपिसोड्स पूरे होने वाले हैं। सो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस नॉट ओनली टू अस बट ऑल्सो टू यू फॉर स्टिकिंग बाय थ्रू दिस जर्नी। एंड इसके साथ ही साथ इस पॉडकास्ट को स्पेशल करने के लिए आज काफ़ी हाई स्टेक्स वाले टॉपिक्स कवर करने वाले हैं हम लोग। 5 टॉपिक्स कवर करेंगे आज हम लोग, चाहे वो यूसीएल में हम लोग मैड्रिड और बायर्न के मैच की बात कर लें, एज हाई ऑफ अ स्टेक एज इट गेट्स। क्रिकेट में सबसे बड़ी न्यूज़ जो कि इंडिया के T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड आ चुकी है, इसको एकदम डिटेल में एनालाइज करेंगे। काफ़ी लोग बहुत नाखुश हैं इससे, कुछ लोग खुश भी हैं, तो क्या सच्चाई है उसका पता लगाने का ट्राई करेंगे, चारों तरफ से एनालाइज करेंगे। एंड आईपीएल में तो ऑफकोर्स अब बिजनेस एंड आने वाला टूर्नामेंट का, तो हर मैच ही हाई स्टेक का हो चुका है। तो हम लोग LSG वर्सेस मुंबई इंडियंस का जो मैच था उसको डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। साथ ही साथ 2 प्रीव्यूज भी करेंगे ऑफ वेरी बिग गेम्स ऑन पेपर। SRH वर्सेस RR का पहला गेम होगा और उसके बाद MI वर्सेस KKR का। इन दोनों मैचेस का भी डिटेल में प्रीव्यू करेंगे। तो भाई शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे LSG वर्सेस MI के गेम से एंड देन वील प्रीव्यू द रिमेनिंग 2 गेम्स फॉर द IPL। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, फिर वर्ल्ड कप की बात करेंगे, UCL की बात करेंगे। तो स्टार्ट विद दिस गेम। देखो इस मैच के स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई क्यों थे? LSG को ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी था इफ़ दे वांटेड टू कीप देयर होप्स ऑफ एंडिंग इन द टॉप 2 अलाइव। एंड आई नो कि आजकल भाई देखो क्वार्टर फाइनल्स करूँ, सेमीफाइनल्स में आना ही बहुत बड़ी बात होती ही है, बट सबसे बड़ा रिवॉर्ड आपको अपने एफर्ट्स के लिए पता कब मिलता है? जब आप टॉप 2 में फिनिश करते हो, फॉर ऑब्वियस रीजंस। अब तक हम सबको पता ही है वो चीज़, क्योंकि CSK भी जीत रही है, SRH की भी पोजीशन अच्छी है, दे कैन मेक और ब्रेक एनी टाइम, तो KKR भी जीत रही है ऑफकोर्स। तो इट बिकेम वेरी एसेंशियल कि LSG अपने तरफ से तो अपने मैचेस सारे जीतते रहे, बाकी सब भगवान के ऊपर है कि बाकी टीम्स हारती है कि नहीं। बट अगर आज ही ये मैच हार गई होती ना तो फिर शायद बहुत मुश्किल हो जाता टॉप 2 में आने का। एंड मुंबई के लिए तो और भी ज़्यादा हाई स्टेक्स थे बिकॉज अब ये लोग वर्चुअली आउट ही हो चुके हैं टूर्नामेंट से। अब इनको सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे, कंपलसरी है पहली बात तो, तब जाके वो 7 मैचेस या फिर 14 पॉइंट्स तक पहुंचेंगे। और उसके बाद भी कुछ कंफर्म नहीं होने वाला बिकॉज नेट रन रेट बहुत खास है नहीं। सो अगर आज का मैच जीतते और फिर बच्चे सारे मैचेस जीतते तो शायद सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स के बेसिस पर भी क्वालिफाई कर जाते। बट अब सिर्फ पॉइंट्स के बेसिस पर तो क्वालिफाई नहीं करने वाले। अब थोड़ा सा इन्हें किस्मत का भी साथ चाहिए, जो कि क्लियरली मुंबई के साथ तो वैसे भी नहीं है। तो वर्चुअली यू आर काइंड ऑफ आउट ऑफ द टूर्नामेंट। बट इस मैच पे अगर हम लोग आए, अब हमने नैरेटिव्स की बात कर ली इस मैच से पहले की। टॉस होता है एंड टॉस में LSG टॉस जीतती है एंड चेस करने का डिसीजन लेती है। आई थिंक इट वाज द वाइज डिसीजन टू मेक, क्योंकि देखो ऑल द पिच जो थी ना, इट वाज नॉट एग्जैक्टली एज गुड एज द पास्ट फ्यू गेम्स एट द एकाना स्टेडियम। उतनी ज़्यादा पाटा विकेट नहीं थी, थोड़ी घास थी ऊपर, लेकिन जो नीचे की जो पिच थी, जो मिट्टी थी, उसमें थोड़े क्रैक्स भी थे, थोड़े रफ पैचेस भी देखने को मिल रहे थे, जिसका मतलब नेचुरली थोड़ा सा बॉल फंस के आना, थोड़ा सा टर्न करना, उसकी पॉसिबिलिटी थी। अब T20 के मैचेस में आजकल उतनी पॉसिबिलिटी तो वैसे भी नहीं होती है, बट हाँ 250 के पिचेस जहाँ बन रही है उसके कंपैरिजन में ये पिच एक काफ़ी बेटर और इवन कॉन्टेस्ट हमें प्रोवाइड कर रही थी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर रात को ड्यू पड़ने का चांस हो तो हमेशा बेटर होता है कि आप चेज ही कर लो। प्लस अगर आपके सामने ऑलरेडी एक टारगेट रखा हुआ है तो आपको बेटर कैलकुलेशन में भी आसानी होती है। तो आई थिंक डिसीजन तो सही था एकदम चेस करने का। अगर मैं टीम्स की बात करूं, LSG में बड़े इंटरेस्टिंग चेंजेस था। एस्टन टर्नर आज आ रहा था खेलने के लिए, मयंक यादव फाइनली वापस आ गया था, ऑल्दो वो चला भी जाता है दोबारा, तो उसको भी डिस्कस करेंगे क्या हुआ उसके साथ। एंड कुलकर्णी एज द इम्पैक्ट प्लेयर ही वॉज मेकिंग अ डेब्यू। सो क्विंटन डिकॉक नहीं थे भाई आज। एंड मुझे लगा कि यार क्विंटन डिकॉक को नहीं खिलाना है तो मेयर्स को ही ट्राई कर लेते, मतलब एस्टन टर्नर को ट्राई करने से अच्छा। शायद LSG दे वांटेड टू ऐड मोर फायर पावर इन द मिडिल ऑर्डर, जो कि एस्टन टर्नर करना चाह रहे थे, शायद इसलिए लिया हो, क्या पता। बिकॉज कुलकर्णी का भी डिसीजन कोई बहुत वर्कआउट तो करा नहीं, एंड यश ठाकुर भी नहीं थे नेचुरली बिकॉज मयंक यादव आ चुके थे। मुंबई का तो बहुत सिंपल था, बस क्वेटजी वापस आ गए थे, लूक वुड चले गए थे। एंड क्या ये टीम इज इट फिट इनफ टू सपोर्ट मुंबई इंडियंस एंड द चांसेस ऑफ क्वालिफाइंग फॉर द प्लेऑफ्स? ये हम लोग KKR वाले प्रीव्यू में डिस्कस करेंगे आगे इसी पॉडकास्ट में। बट इस मैच के लिए तो यही लाइनअप थी। कमिंग टू द फर्स्ट इनिंग्स, ठीक है, बहुत ही बढ़िया स्टार्ट लेती है LSG एंड काइंड ऑफ मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा हद तक ना गेम यहीं पर किल कर दिया था। थोड़ा एंटी क्लाइमेटिक हो गया था कि इतनी जल्दी गेम का जो है परला जो एक टीम के तब भारी पड़ गया इतनी जल्दी इस गेम के अंदर, क्योंकि 28 रन बनते हैं सिर्फ और 4 विकेट गिर जाते हैं। हमने थ्रू आउट दिस सीजन डिस्कस करा है कैसे मुंबई इंडियंस की वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स क्या रही है कि टीम्स लाइक KKR SRH जो कि बहुत ही फ्लाइंग स्टार्ट देती हैं पावर प्ले में, उनके बाद वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एंड
पॉसिबली गिविंग वन ऑफ द बेस्ट स्टार्ट्स जो है ना कोई टीम है तो वो मुंबई इंडियंस ही है। पावर प्ले में रोहित शर्मा और ईशान किशन बड़े अच्छी तरीके से डोमिनेट करते हुए आ रहे थे, बट पिछले 2-3 मैचेस से ना ये चीज़ हमें डाउनग्रेड पर जाते हुए दिख रही थी, पर्टिकुलरली बिकॉज रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जा रहा था। एंड यहाँ पे एग्जैक्टली वही सीन हमें देखने को मिला। ईशान किशन एक एंड से देख रहा होता है, उसके सामने 3-4 विकेट ऐसे छर्रों की तरह गिर जाते हैं। सबसे पहले रोहित शर्मा जो कि वंस अगेन एक लेफ्ट आर्म पेसर के ऊपर आउट होते हैं। इज ही ट्राइंग टू ओवर अटैक द लेफ्ट आर्म पेसर्स, ओवर डोमिनेट देम मेंटली, एंड उस चक्कर में अपना विकेट लूज कर दे रहे हैं। बिकॉज अब 4-5 बार हो चुका है ये, तो अब हम एक पैटर्न देख सकते हैं यहाँ पे। एंड क्या बाकी टीम्स भी ये स्ट्रैटेजी यूज करेंगी, ये भी सोचने वाली बात है। बिकॉज विकेट ऐसा नहीं कि कोई बहुत अर्न करा है किसी ने विकेट, कि बहुत ही अच्छी अनप्लेएबल डिलीवरी डाल दिया, स्विंग या सीम बहुत अच्छा हो गया, विकेट थ्रो करा गया। आज ही विकेट थ्रो करा, शॉर्ट कवर्स पे कैच दे दिया। उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने वही चीज़ करी जो कि पृथ्वी शॉ कर रहे थे केकेआर के अगेंस्ट। एज लगाई, पीछे कॉर्ड बिहाइंड होते हैं, नॉट आउट मिलता है, लेकिन डीआरएस के होने के बावजूद वहाँ पे खड़े होकर वेट कर रहे थे। एंड ऑफकोर्स फिर डीआरएस में तो सब एक्सपोज हो ही जाता है यार, क्या सच है क्या झूठ है। तो फिर सूर्य कुमार यादव भी जल्दी आउट हो जाते हैं। एंड भाई देखो, अगर तुम एक मुंबई के हेटर हो या जो भी हो, या फिर एलएसजी के फैन हो, तो ऐसे खुशी तो बड़ी हो रही होगी। बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो लोग इंडियन टीम के स्क्वाड में है ना वर्ल्ड कप के, उनकी परफॉर्मेंस के लिए प्रे करो भाई। ये ठीक है, अगर तुम एलएसजी फैन हो तो ये कहो कि हमारी टीम जीत जाए, बट साथ ही साथ उस टीम में जो लोग इंडिया के लिए खेलने वाले हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करें। एज अ केकेआर फैन भी मैं यही कहूँगा, जो हमारा एमआई से मैच होगा, एंड मैं सारी टीम्स के लिए यही चाहता हूँ कि जो लोग खेल रहे हैं वर्ल्ड कप में भाई वो तो अच्छा परफॉर्म करके दें। ठीक है, उनकी टीम जीते ना जीते उससे फर्क नहीं पड़ता। सो स्काई एंड रोहित शर्मा का जल्दी आउट हो जाना, इट वॉज अ बिट सैड टू सी। फिर हार्दिक पांड्या आते हैं। भाई पहली बात तो तिलक वर्मा ऐसे अजीब तरीके से आउट होता है, नवीन उल हक की बॉल थी, पावर प्ले का लास्ट शो चल रहा था, बीट होता है यॉर्कर पे, पैट से लग के बॉल पॉइंट पे जाती है, उसको समझ में नहीं आया बॉल गई कहाँ है, थोड़ा सा 2-3 स्टेप आगे लिया उसने, बिश्नोई ने वहीं से डायरेक्ट हिट मार दिया, रन आउट। एज अनफॉर्चुनेट एज इट गेट्स। एंड उसके जस्ट नेक्स्ट बॉल पे हार्दिक पांड्या अपनी पहली बॉल फेस करने के लिए आता है एंड कॉट बिहाइंड हो जाता है नवीन उल हक पे। अब देखो, जब भी कोई बंदा पहली बॉल पे आउट होता है ना, यू शुड नेवर जज हिज टेक्निक और कि उसका फॉर्म या पैटर्न अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये चीज़ ना ही मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैंने कितने सारे कोचेस के अंदर जो खेला है, बट ऑल्सो सम लेजेंड्स लाइक सुनील गावस्कर, ये भी यही सेम चीज़ कहते हैं। नेवर जज अ पर्सन जो कि पहले 1-2 बॉलों पे आउट हो रहा है, क्योंकि कुछ डेटा बेस उसने तुम्हें दिया ही नहीं है जज करने के लिए उसको। एक चीज़ मैं यहाँ पे जरूर बोलूँगा कि हार्दिक पांड्या जिस तरीके से आउट हुआ था ना, ऐसा लग रहा था कि बहुत ही झटके में बैट लेके जा रहा है। इफ़ यू सी बैट का जो पाथ था ना, जिस पाथ से उसने बैट को मारा है, वो फिक्स नहीं था। बैट उसके हाथों में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ था, झटका मारा था। शायद वो एक स्टेटमेंट इम्पोज करने के लिए, पहली बॉल से डोमिनेट करने के लिए हाथों को ज़्यादा जोर से लेके आ रहा हूँ, बट इट वेंट अगेंस्ट हिम। ज़्यादा कुछ इसमें टेक्निकल नहीं है, बट एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी। रिगार्डलेस हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्टॉइनिस जो है उससे बॉलिंग की ओपनिंग कराई जाती है, एंड वो 3 ओवर फेंकते हैं, तीनों के तीनों पावर प्ले में सिर्फ और सिर्फ 19 रन देता है, विकेट भी मिलता है स्काई का। तो आई थिंक दैट वाज आल्सो अ ग्रेट मूव बाय एलएसजी। मूविंग फॉरवर्ड जो अगले 4 ओवर होते हैं, 6 से 10 ओवर के बीच में, यहाँ पे 29 रन और आते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली फॉर मुंबई इंडियंस एक भी विकेट नहीं गिरता है। नेहल वधेरा एंड अपने ईशान किशन, ये दोनों रीबिल्ड करना शुरू करते हैं स्लोली एंड पेशेंटली, एंड मयंक यादव को हमें फाइनली बॉल डालते हुए देखने को मिलता है। ऑल द मयंक यादव का गेम बहुत अच्छा खास गया नहीं, एंड जो एंड था वो भी बहुत ही अच्छे नोट पे हुआ नहीं, बट रिगार्डलेस एटलीस्ट ही इज गेटिंग सम गेम टाइम। जितने भी लोग कहते हैं कि वर्ल्ड कप पर सेलेक्ट होना चाहिए, आई थिंक उनको तो आंसर मिल ही गया कि क्यों नहीं होना चाहिए था अभी, इट इज़ टू अर्ली। बट वन सेकेंड, जितने मैचेस वो खेलते रहेंगे उतना अच्छा है टीम के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं यार कि जब अगले 5 ओवर आते हैं, ठीक है, 10 से 15 ओवर के बीच की बात करें हम लोग, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 39 रन और बनते हैं। एंड चलो वो तो प्रॉब्लमेटिक है ही कि इतने कम रन बने, बट उसके पीछे का रीज़न भी ये है ना, क्योंकि आपके इतने सारे विकेट्स ऑलरेडी गिर चुके हैं। यहाँ पे एक और विकेट गिरता है, वधेरा जो है वो अकेला टिका हुआ था, ईशान किशन अल्टीमेटली जो है वो आउट हो जाते हैं। ईशान किशन कैसे आउट हुए आप नोटिस करना, अंटिल दैट पॉइंट जब तक ईशान किशन आउट नहीं हुए थे उनकी स्ट्राइक रेट हमेशा 100 के नीचे की ही थी। इनफैक्ट नेहल वधेरा ने बाद में कॉम्पनसेट करना शुरू करा है, मयंक यादव के एक ओवर में 16 रन मार दिए थे इसी फेस के अंदर, वरना इतने रन भी नहीं बनते। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम तक बहुत स्लो चल रहा था, जो ट्रैक था बहुत स्लो था, एंड तब तक फिर आपको समझ में आ जाता है यार कि चलो 4 विकेट गिरे हैं लेकिन आधी इनिंग निकल चुकी है, एंड एट सम पॉइंट यू हैव टू स्टार्ट रीबिल्डिंग एंड एक्सेलरेटिंग। एंड वहाँ पे केएल राहुल रवि बिश्नोई को लेके आता है, विच वॉज अ टैक्टिकल मास्टर क्लास, बिकॉज सबसे ईजी अटेम्प्ट करना ईशान किशन को कैसे होगा अगर एक लेग स्पिनर को ले आओ जो कि बॉल टर्न करके अंदर लेके आ रहा है। एंड वही वहाँ से स्मार्टफुल स्किलफुल बॉलिंग बाय रवि बिश्नोई एज वेल टू पुट इट दी अदर वे,
गूगली डालता है वो एंड कुड नॉट रीड एट ऑल। ईशान किशन बिल्कुल भी बॉल को रीड नहीं कर पाते, टॉपेज लगाते हैं, आउट हो जाते हैं। रिलीज शॉट था बिकॉज बहुत टाइम से बाउंड्रीज नहीं आ रही थी एंड वही सब प्रेशर बिल्डअप होता रहा, अल्टीमेटली वो आउट हो जाते हैं। अ गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड शोन बाय केएल राहुल एंड रवि बिश्नोई इन दैट एस्पेक्ट। वधेरा ने एक एंड से थोड़ा कॉम्पनसेट करने का ट्राई करा, बट फिर हम लोग देखते हैं कि वो भी अल्टीमेटली आउट हो ही जाते हैं आखिरी के 5 ओवर में आके। एंड मोहम्मद नबी जो आते हैं वो भी जल्दी आउट हो जाते हैं, मयंक यादव का ही विकेट बन जाते हैं। बट मयंक यादव वो विकेट लेता है और उसके बाद तुरंत ड्रेसिंग रूम के अंदर 4 ओवर कंप्लीट भी नहीं करता अपने। तो शायद इंजरी री एग्रेवेट ना हो गई हो। एज पर द टाइम दैट आई एम शूटिंग राइट नाउ, इस वक्त तो कोई अपडेट नहीं आया। हो सकता है जब तक ये पॉडकास्ट रिलीज हो तब तक कुछ घंटों में शायद अपडेट आ जाए, बट दैट वाज नॉट अ गुड साइन टू सी यार अ गाय हु इज जस्ट 20-21 उसको इतनी इंजरीज हो रही हैं। तो क्लियरली ही इज शोइंग साइंस ऑफ बीइंग इंजरी प्रोन। अब उसका करियर प्रोलॉन्ग कैसे करा जाए, कैन ही इवन बी अ 3 फॉर्मेट प्लेयर फॉर अस गोइंग फॉरवर्ड, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि इवेंचुअली आएंगे। लेट्स होप कि इट इज़ जस्ट एन इंजरी ऑफ यंग एज, जहाँ पे बॉडी इतनी डेवलप नहीं हुई होती है तो शायद इतनी इंजरीज होती हूँ। बट थोड़ा सा हमें ध्यान से रखना पड़ेगा, वो केस स्पेशल है वहाँ पर। एंड रिगार्डलेस यहाँ पे अगर मुंबई ने आखिरी के फेस की बात करूँ, मैं लास्ट 5 ओवर्स की बात करूँ, यहाँ पे दे स्कोर्ड 48 रन्स, दैट इज ऑलमोस्ट 10 रन्स एन ओवर। और यहाँ पे एलएसजी मुझे लगता है गेम को किल जहाँ कर सकती थी वो कर नहीं पाई, यहाँ पर थोड़ा मात खा गए। क्योंकि अगर आपके 5-6 विकेट गिर चुके हैं ऑलरेडी और सिर्फ टिम डेविड जैसा बैट्समैन बचा हुआ है स्ट्राइक पे, तो आइडियली यू शुड बी रैपिंग थिंग्स अप मच क्विकली, या फिर प्ले स्मार्ट क्रिकेट, उसको स्ट्राइक पर ही ना आने दो, दूसरे एंड से अटैक करते रहो। बट समहाउ एलएसजी कुड नॉट इम्प्लीमेंट दैट एंड उसी के चलते हुए टिम डेविड ने एक बहुत ही अच्छा कैमियो खेला, 35 रन मारे 18 बॉलों पे सिर्फ, एंड सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से इतनी अच्छी फिनिश हुई है मुंबई की कि चेस करते वक्त सेकंड लास्ट ओवर तक गेम गया भी है। वरना तो टिम डेविड अगर जल्दी आउट हो गया होता, एलएसजी वुड हैव रैप्ड दिस टीम इनसाइड 135 रन्स, बहुत आराम से कर सकते थे। आई थिंक एलएसजी यहाँ पे मिस आउट कर गई थोड़ा सा, अगर इफ़ यू वांट टू टेक आउट अ क्रिटिसिज्म। ओवरऑल तो देखो इस विकेट पे जितने भी 140-145 रन बने वो भी इट वाज नेवर गोइंग टू बी गुड इनफ। ये पिच कितना भी टर्न कर ले, जो भी कर ले, मॉडर्न T20 के हिसाब से आजकल 200 रन तो स्टैंडर्ड है ही, एंड इस पिच पे भी उतने रन सपोर्ट कर सकते थे आप। 180-200 के आसपास बीच में बन सकते थे कहीं पे, नॉट 250 फॉर श्योर। तो उसके हिसाब से भी देवर 30-40 रन बिलो पार, मुंबई इंडियंस की बात करूं तो मैं। एंड सो इट बिकेम क्वाइट ईजी फॉर एलएसजी टू मेक श्योर कि वो मैच जीतें। अगर मैं उनकी बॉलिंग की जल्दी से बात करूं, मोहसिन खान और मयंक यादव, ये दोनों जो प्लेयर्स थे वो एक्सपेंसिव थे, बट नवीन उल हक को शॉट आउट जाता है यार। बंदे ने 3.91 की इकोनॉमी से बॉलिंग करी है, दैट इज अनरियल। मतलब हम लोग यूजुअली बुमराह से ही देखते हैं ऐसे स्टैट्स, और किसी से देखने को मिलते नहीं है। अभी वो वरुण चक्रवर्ती ने लास्ट मैच में डीसी अगेंस्ट करा था, वरना बहुत रेयर होता है। आजकल का ज़माना जहाँ पे 200-250 रन मज़े में बन रहे हैं, अगर एक बॉलर जो है सिर्फ 3.91 की इकोनॉमी से रन दे रहा है तो उसको तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट मिलना चाहिए, चाहे विकेट मिले ना मिले वो तो बात की बात है। पर आपने इतने कम रन दिए 3-4 ओवर डाल के, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है टीम के लिए। तो आई थिंक नवीन उल हक को यहाँ पे क्रेडिट जरूर मिलना चाहिए। बट मूविंग टू द सेकंड इनिंग्स, 52 for 1 इन द पावर प्ले फॉर एलएसजी। अब इन कंपैरिजन एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम ये बहुत ही बढ़िया स्टार्ट था, तो उसमें कोई डिनाई नहीं करेगा। अब यहाँ पे मैं हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी को थोड़ा कॉल आउट करना चाहता हूँ। जो लोग भी कहते हैं कि यार मैं हार्दिक पांड्या को ज़्यादा डिफेंड करता हूँ, कभी कभी आज वो बड़ा खुश होंगे इस बात से, बिकॉज देखो देयर इज नो डिफेंडिंग व्हाट हार्दिक पांड्या डिड इन द पावर प्ले। आपने बुमराह से फर्स्ट ओवर डलवाया, गुड, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड है, बट उसके बाद अगले 4 ओवर तक एक भी ओवर नहीं दिया। अब मुझे पता और ज़्यादा इरिटेशन पता कब हुई, अगर आप बुमराह से पहला ओवर डलवा के उससे अगले 4 ओवर तक एक भी ओवर नहीं देते हो, मतलब कि 5 ओवर हो चुके हैं टीम के, आपने सिर्फ 1 ओवर बुमराह से डलवाया, देन इट क्लियरली मीन्स कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, यू वांट टू सेव अप हिज ओवर्स फॉर द लास्ट 5 डेथ फेज एंड बीच के जो मिडिल ओवर्स हैं उसके लिए। बट फिर आपने छठा ओवर पावर प्ले के अंदर ही क्यों दिया उसको? अगर 2 ओवर डलवानी थे तो ऑन द ट्रॉट पहले के 3 में से 2 ओवर उसको देते ना। एंड आई विल प्रूव दिस इवन बेटर, बिकॉज पहले के 2 ओवर में जब थुसारा एंड बुमराह बॉलिंग कर रहे थे, बहुत अच्छा स्टार्ट था। थुसारा ने जो है कुलकर्णी को आउट भी कर दिया, टिपिकल वो स्लिंगी एक्शन की वजह से ही था, वेयर इट फील्स लाइक बॉल जो है वो डाउन द लेग साइड जाने वाली है, बट बिकॉज ऑफ द स्लिंग इट अल्टीमेटली स्टार्ट्स चेंजिंग इट्स ट्रेजेक्ट्री एंड आप रियलाइज करते हो कि अच्छा बॉल तो एकदम मिडिल लेग के पास ही पिच कर रही है एंड पढ़ के और ज़्यादा स्ट्रेट एंड अप हो गई है। तो वो उसके एक्शन की वजह से उसको विकेट मिला एंड दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस एक्शन। बट उसके बाद आप देखो क्वेट्जी आता है बॉलिंग करने के लिए, थुसारा का भी जो अगला ओवर होता है वहाँ पे केएल राहुल और स्टॉइनिस जो है सारा प्रेशर रिलीज कर देते हैं।
फिर जब वो प्रेशर रिलीज हो गया तो फिर हार्दिक पांड्या ने सोचा, इतना रिएक्शनरी कैप्टनसी करी कि अच्छा, अब इसको कॉम्पनसेट करने के लिए मैं दोबारा बुमराह को वापस ले आता हूँ. तो दिस रिएक्शनरी कैप्टनसी शुड हैव बीन रिप्लेस्ड बाय प्रोएक्टिवनेस, बाय प्रोएक्टिव कैप्टनसी. एंड वो तब होता है जब वो स्टार्टिंग के 3 ओवर में से 2 ओवर बुमराह को देता. सिर्फ 1 ओवर डलवाना था तो ठीक है, फिर पहला ओवर डलवा दिया, फिर उसके बाद बॉलिंग मत कराओ ना, फिर पावर प्ले में बाकी लोगों को करो. द फैक्ट दैट आपने उसको वापस लाया छठा ओवर डालने के लिए, इट शोज कि आपको रियलाइज हुआ कि आपका ओरिजिनल प्लान काम नहीं कर रहा था. एंड ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे एक लो स्कोरिंग गेम है, पिच इतनी बेकार तो है नहीं, एंड विकेट्स उनके पास बहुत हैं भाई, 9 विकेट बचे हुए थे. इट मेक सेंस कि आप बुमराह से स्टार्टिंग में बॉलिंग करो और गेम किल करने का ट्राई करो वहाँ पे. बट वो प्रेशर बनने का कभी चांस ही नहीं मिला. तो आई थिंक हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में ये एक ब्लंडर तो था, बहुत बड़ा ब्लंडर था. बट नॉनदलेस इसके बाद हम लोग देखते हैं जो अगले 4 ओवर होते हैं 6 से 10 के बीच में, यहाँ पे 27 रन और आते हैं. ऑल्दो मुंबई के इस टाइम पे 29 रन आए थे जब वधेरा और ईशान किशन बैटिंग कर रहे थे, तो उनसे कम रन मारे इन लोगों ने. बट कॉन्टेक्स्ट ये था ना गेम का, चेस कर रहे हैं, उन्हें पता है कितने टारगेट हमें अचीव करना है, एंड विकेट्स भी बहुत बचे हुए हैं, तो समझ में आता है अगर रिस्क नहीं भी लेते हैं तो. एंड सिर्फ 1 विकेट और यहाँ पे गिरता है. चावला और पांड्या ये दोनों बॉलिंग कर रहे थे यहाँ पे. हार्दिक पांड्या आते ही 1 विकेट ले लेता है. एंड हार्दिक पांड्या की अभी मैंने बुराई करी कप्तानी में फॉर श्योर, but from the Indian team's perspective, he is not going to be the captain. He is going to be a bowling, he is going to be a batting all-rounder who will also give you 3-4 overs. And उस perspective से उसने आज जो bowling करी है वो बहुत बड़ा पॉजिटिव था यार. आई थिंक सारे इंडियंस, चाहे आप अग्री करो उसके सिलेक्शन से या ना करो, इस बात से तो अब हमें खुश होना ही चाहिए कि क्योंकि अब वो सिलेक्ट हो चुका है तो भाई बॉलिंग भी अच्छी करके दे. एंड आज एक बहुत अच्छा साइन था कि हार्दिक पांड्या विद द बॉल ही वॉज क्वाइट क्लच. जब भी बॉलिंग करने के लिए उसने विकेट्स भी लिए एंड काफ़ी इकोनॉमिकल भी था. इनफैक्ट वो जो लास्ट बॉल पे पूरन ने उसके इनसाइड एज लाके चौका मार दिया था पीछे, वो भी थोड़ा अनलकी था, वरना उसके स्टैट्स बहुत अच्छे होते हैं, उसको आगे भी डिस्कस करते हैं. इसके बाद हम लोग देखते हैं 10 से 15 ओवर के बीच में 37 रन और बनते हैं, विच इज़ वंस अगेन मुंबई के लिए मैं कहूँगा इट वॉज नॉट अ बैड एफर्ट. 37 रन इज़ वेरी इकोनॉमिकल, बट जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको विकेट्स लेने ज़रूरी थे एंड विकेट्स नहीं निकल पा रहे थे इतने. LSG वर स्मार्ट इनफ टू नॉट थ्रो देयर विकेट्स अवे. गुच्छों में नहीं एकदम विकेट्स लूज करना, उसके लिए बहुत स्मार्ट थी LSG इन माई ओपिनियन. 2 विकेट यहाँ पे और गिरते हैं. पांड्या जो है वंस अगेन दीपक हुडा का विकेट ले लेता है यहाँ पे आके, एंड पीयूष चावला ने भी अच्छी बॉलिंग करी. यहाँ तक उनके 4 ओवर खत्म हो चुके थे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट बुमराह बॉलिंग करने आते हैं डेथ ओवर्स में. ही वॉज ऑफकोर्स गुड, एक्सपेक्टेडली सो. एक कौन पता है क्या है, बुमराह इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है ना कि बाकी सारी टीम्स अब मान के चलते हैं कि हमें इसके 4 ओवर में अटैक नहीं करना. एंड सो यू विल नोटिस हाउ आज भी उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी बट विकेट एक भी नहीं था, बिकॉज दे आर एक्स्ट्रा कॉशियस व्हेन दे आर फेसिंग जसप्रीत बुमराह. एंड इसी का कॉन्सिक्वेंस पता क्या होता है, देन दे विल ट्राई टू अटैक प्लेयर्स लाइक क्वेटजे, एंड फिर क्वेटजे के पास भी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि मैं विकेट लूँ, और वहीं पे वो मात खा जाता है. क्वेटजे के लिए मैं ये कहूँगा हैज़ ही बीन अंडर परफॉर्मिंग एज पर योर स्टैंडर्ड्स. क्या कहोगे इसके बारे में? बिकॉज विकेट्स तो उसने चलो ठीक है डिसेंट अमाउंट ऑफ विकेट्स लिए हैं, बट हमेशा क्रूशल स्टेज पे आके ना उसने रन्स बहुत लीक करे. एंड इज इट फेयर कि हम लोग उसको एज ए शॉर्ट स्टार्टर ही मान के चलें? क्योंकि अगर बेरेंडॉर्फ होता तो आई थिंक आई वुड हैव स्टार्टेड हिम इंस्टेड ऑफ क्वेटजी अलॉन्ग साइड बुमराह. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि क्वेटजी का बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया कि बेरेंडॉर्फ इंजर्ड हो गया, बिकॉज अब ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है. मैं तो कहूँगा कि शायद मधुशंका को भी ट्राई कर सकते हैं. वील डिस्कस दिस मोर इन द प्रीव्यू विद KKR. बट क्वेटजे का मुझे ये लगता है कि क्लच मोमेंट्स में आकर ना थोड़ा रन्स लीक कर देता है, क्योंकि सेकेंड लास्ट ओवर में भी अगर आप देखो, सेकेंड लास्ट है थर्ड लास्ट ओवर था आई थिंक, जहाँ पे क्वेटजे बॉलिंग करने के लिए आता है, एशन टर्नर को पहले बोल्ड मार देता है, बट उसके बाद बदोनी से 2 चौके खाना. एक तो अनलकी था, चलो वो लेग बाय हो जाता है, बट उसके बाद टॉप एज से वो खा गया चौका. एक पता है कि वो वर्क नहीं कर रहा है, फिर भी छोटी बॉलें पटके जा रहा है. थोड़ी इमेच्योरिटी दिखती है, मतलब ऑफ कोर्स ही इज यंग राइट नाउ, तो उसको भी एक्सपीरियंस आएगा धीरे धीरे. बट ऑल आई एम सेइंग इज हिज स्टेटस एज एन अनटचेबल इन द टीम शुड बी क्वेश्चन. ऐसा नहीं है कि वो अनटचेबल है टीम के अंदर. बुमराह बहुत अच्छी बॉलिंग करता है बट टू नो इफेक्ट, बिकॉज रन्स रोक रहा है लेकिन विकेट नहीं आ रहे. उस टाइम पे विकेट जरूरी थे क्योंकि पूरन भी खेल रहा था उस टाइम पे. एंड अल्टीमेटली जब हार्दिक पांड्या सेकेंड लास्ट ओवर बॉलिंग करने के लिए आता है, वंस अगेन ही वॉज बॉलिंग रियली वेल, बट फिर वो लास्ट बॉल पे जो एक इनसाइड एज का चौका लग जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट फिर गेम लास्ट ओवर तक एकदम खत्म ही हो चुका था. 3-4 रन रह गए थे सिर्फ, एंड वो तो फिर आराम से चेज हो ही जाना था. ऑल एंड ऑल आई थिंक मुंबई इंडियंस के लिए तो मैं ये कहूँगा, ऑफकोर्स नाउ दे हैव नथिंग टू लूज. दे आर एज बैड राइट नाउ ऑन पेपर एज RCB. दोनों 7 मैचेस हारे हुए हैं, सिर्फ नेट और नेट का फर्क है वो थोड़ा सा.
तो मैं तो कहूँगा आरसीबी शुड टेक इट एज अ मोटिवेशन एंड नॉट पुश टू फिनिश अबव मुंबई इंडियंस इन दिस टूर्नामेंट. अगर ऐसा होता है, आरसीबी वुड हैव रिडीम्ड देमसेल्व्स इन अ बिग वे भाई. इफ आरसीबी कैन फिनिश ओवर मुंबई इंडियंस इन दिस आईपीएल, that in itself is a victory for RCB considering how badly they started. पहला हाफ कितना गंदा गया, तो उनके लिए एक एडेड मोटिवेशन जरूर है. एज फार एज मुंबई इज कंसर्न, मैं यही कहूँगा कि आई डोंट थिंक दे आर क्वालिफाइंग राइट नाउ. मुझे तो नहीं लगता. मुझे पता है 2 मैचेस केकेआर के साथ है जो कि साइकोलॉजिकली बहुत ईजी होते हैं मुंबई के लिए, बट स्टिल द कंडीशन दैट दे आर इन राइट नाउ प्लस जिस फॉर्म में केकेआर है, इसके बाद भी बाकी सारे मैचेस जो बचे हैं वो भी बहुत ज़्यादा ईजी तो नहीं है. सो मुंबई ने अपने जो ईजी मैचेस थे ना उनको बीट नहीं करा. एंड घर पे भी जैसे चेन्नई से जो मैच हार गए डिस्पाइट विनिंग द टॉस, वो 2-3 चीज़ें आपको चुभती हैं बाद में आके. सो मुंबई के लिए तो आई थिंक इट्स द एंड ऑफ द रोड. एज फार एज एलएसजी इज कंसर्न, दे आर डूइंग वॉट एवर दे कैन टू मेक श्योर कि वो टॉप 2 में फिनिश करें. आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट्स फॉर एलएसजी वॉज दोज 2 wins ऑन द ट्रॉट अगेंस्ट सीएसके. वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी एलएसजी के लिए. एंड नाउ दे आर जस्ट बिल्डिंग अपॉन इट. जो हेड टू हेड मैच आएगा ना केकेआर के अगेंस्ट बाद में, अगर वो जीत जाते हैं ना तो डायरेक्टली 4 पॉइंटर होने वाला है. एंड दे कैन क्रिएट अ बिग चांस ऑफ फिनिशिंग इन द टॉप 2. उनके लिए एम अभी वही होना चाहिए. प्ले ऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना तो चलो एज अ कॉन्सिक्वेंस हो ही जाएगा. एम करो टॉप 2 में फिनिश हो. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रीव्यू फॉर SRH वर्सेस राजस्थान रॉयल्स. वन ऑफ द मोस्ट हाईली एंटिसिपेटेड गेम्स, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड गेम्स पीरियड, बिकॉज SRH ने, अभी मुझे पता है पिछले 2 मैचेस से हाइप थोड़ी डाई आउट हो गई SRH की, बट यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि उन्होंने बहुत एंटरटेन करा इस आईपीएल में. ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी है व्हेन दे आर बैटिंग फर्स्ट, जिस टाइप का फियरलेस अप्रोच उन्होंने दिखाया है, दे हैव गिवन ऑल ऑफ अस अ लुक इनटू द फ्यूचर ऑफ T20 क्रिकेट और पॉसिबली द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट इटसेल्फ, कि आज से 5-6 साल बाद क्रिकेट कैसे खेले जाने वाला है. उसका छोटा सा ट्रेलर जो है ना वो SRH ने हमें दिया है. एंड मैं तो अभी भी कहता हूँ कि शायद ये लोग क्वालिफाई ना भी करें, शायद ये लोग सक्सेसफुल ना हो अभी 1-2 सालों तक, बट जो इन्होंने अप्रोच आजमाया है ना इस बार, मैं सिर्फ उस बात के लिए, प्रोवाइडेड कि अब अगले बचे मैचेस तक ये अप्रोच कैरी आउट करें, डर ना जाए. अगर ऐसा करते हैं ना तो मैं तो सिर्फ उस बात के लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट है. फिर तो रिजल्ट छोड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने इतनी हिम्मत रखी कि तुमने अप्रोच दिखाया, मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ. सेकेंडली राजस्थान रॉयल्स, भाई कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है. मैं तो ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली उनको टिंकर भी नहीं करना चाहता हूँ. जो कर रहे हो इट इज़ ऑल ऑफ इट इज़ वर्किंग फॉर यू. आरआर के साथ पता सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, आरआर को इस वक्त पता कौन हरा सकता है, सिर्फ आरआर खुद ही अपने आप को हरा सकती है. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम लॉ ऑफ एवरेजेस विल किक इन, इट इज़ इनएविटेबल, दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स, दैट्स हाउ नेचर वर्क्स. एंड बस वो लॉ ऑफ एवरेजेस का जो बुरा दिन होने वाला है ना, वो बस नॉकआउट्स में ना आ जाए. तुम बस ये प्रे करो. मैं तो कहूँगा बेटर है कि आरआर अभी 1-2 मैचेस हार जाए. अगर हार भी रही है तो भी टॉप पे फिनिश करी जाएगी, टॉप 2 में तो फिनिश करनी ही चाहिए. इट इज़ बेटर टू लूज राइट नाउ दैन टू लूज डायरेक्टली इन द प्ले ऑफ्स. वो बहुत हर्ट करने वाला है. एंड आरआर की टेंडेंसी है ये क्रंच मोमेंट्स पे आके लूज करने वाली. तो राइट नाउ नथिंग इज स्टॉपिंग आरआर बट नेचर एंड आरआर देमसेल्व्स, और कुछ भी नहीं है रोकने के लिए. कमिंग टू दिस गेम, ठीक है, पहले सेगमेंट में चलते हैं विच इज द पिच एंड द कंडीशंस. हैदराबाद में मैच हो रहा है. आई एम एक्सपेक्टिंग अ बेल्टर ऑफ अ विकेट फॉर 2 रीजंस. नंबर 1, हमने अभी तक इस आईपीएल में देखा है जब हैदराबाद में मैचेस होते हैं बहुत हाई स्कोरिंग विकेट्स होते हैं. मुंबई वाला मैच सबको याद ही है. बट एक और रीजन पता है क्या है, क्योंकि अब SRH 2 मैचेस लगातार हार चुकी है ना, दे वुड नॉट वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट दैट मच. दे वुड वॉन्ट टू स्टिक टू वॉट हैज बीन वर्किंग. एंड एक पाटा बैटिंग विकेट बनाना इज द बेस्ट वे पॉसिबल टू न्यूट्रलाइज द गेम रिगार्डलेस ऑफ द टॉस. क्योंकि वो अच्छी विकेट जो पहली इनिंग में अच्छी है वो दूसरी इनिंग में भी अच्छी रहेगी. तो टॉस का इफेक्ट कुछ हद तक न्यूट्रलाइज हो सकता है. एंड मुझे लगता है यहाँ पे पिच के साथ थोड़ा सेफ खेलेगी SRH, एंड उसके चलते हुए हमें एक हाई स्कोरिंग विकेट देखने को मिल सकती है. अगर SRH एक डाइसी विकेट लेके आती है ना यहाँ पे, तो मैं जेन्युइनली सरप्राइज दूंगा. मतलब मुझे नहीं लगता कि दैट्स अ गुड मूव. फिर आप सिली हो रहे हो थोड़ा सा अपने पिच को लेकर. सो यहाँ पे टॉस जीत के क्या करना चाहिए. अगर पिच बैटिंग फ्रेंडली होने वाली है, दोनों इनिंग में बैट पे अच्छी आएगी बॉल, मेरे हिसाब से अगर आप आरआर हो तो भाई यू वुड वांट टू बैट फर्स्ट बिकॉज SRH चेज नहीं कर सकती. अगर आप SRH हो तो भी यू वुड वांट टू बैट फर्स्ट बिकॉज आप खुद चेज नहीं कर पा रहे हो. तो आई थिंक दोनों टीम्स को ईगो साइड पे रख के पहले बैटिंग ही करनी चाहिए. आई थिंक अगर SRH ज़बरदस्ती चेस करने जाती है, दे माइट बी इन फॉर अनदर डिजास्टर, बिकॉज आई विल एक्सप्लेन हाउ. अगर इम्पैक्ट प्ले का रूल आरआर स्मार्टली यूज़ करती है ना, तो SRH
विल बी किल्ड फॉर श्योर. बट अगर एक टीम है जो कि SRH के अगेंस्ट अभी भी वो ईगो दिखा सकती है चेस करने का, इट इज़ RR, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ बीन वर्किंग फॉर देम. एंड सो आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर RR टॉस जीत के कहती है कि हमें चेस करना है. बट मेरे हिसाब से दोनों टीम्स को टॉस जीत के बैटिंग ही करनी चाहिए. देयर इज नो डिबेट अराउंड इट इन माई हेड. मूविंग टू द सेकंड सेगमेंट विच इज द हेड टू हेड रिकॉर्ड ऑफ दीज टू टीम्स. दोनों मैचेस ना, दोनों टीम आपस में 18 बार खेली है, RR एंड SRH, एंड दोनों 9 बार जीती हैं. This is the most even, balanced out rivalry that I've covered in this IPL season so far on this channel. मैं हर प्रीव्यू में हमेशा हेड टू हेड रिकॉर्ड ज़रूर बात करता हूँ उसकी. किन्हीं भी दोनों टीम्स का अभी तक एकदम 50-50% रिकॉर्ड नहीं आया. दिस इज एज क्लोज एज इट गेट्स. 18 में से 9 का रिकॉर्ड है. इनफैक्ट पिछले 10 मैचेस की बात करूँ ना मैं इन दोनों के बीच में, उसमें भी 5-5 जीते हैं. इतना क्लोज है. इट इज़ ओनली व्हेन वी कवर द लास्ट 5 गेम्स, वहाँ पे हम देखते हैं कि 3 मैचेस राजस्थान जीतती है और 2 जो है वो अपनी सनराइजर्स जीती है. तो एकदम रीसेंट हिस्ट्री में थोड़ा सा फेवर राजस्थान को है, बट हिस्टोरिकली दोनों टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट एकदम इवन रही हुई हैं. SRH का फ़ायदा पता कहाँ पे है? हैदराबाद में जब भी इन दोनों का मैच हुआ है ना, तो राजस्थान एक ही बार जीती है 4 मैचेस में से. आई थिंक दैट कुड बी अ बिग पॉजिटिव फॉर SRH गोइंग इनटू दिस गेम. वरना हिस्टोरिकली इट इज़ ऑलमोस्ट 50-50, कोई किसी को एडवांटेज है नहीं. सो कमिंग टू द थर्ड सेगमेंट विच इज़ द प्लेइंग 11. यहाँ पे मैं पहले राजस्थान से स्टार्ट करना चाहता हूँ. हम स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे साथ ही साथ. बटलर, जायसवाल एंड संजू सैमसन, ये 3 बंदे होने वाले हमारे टॉप 3 में. फिर रियान पराग, हेटमायर, जुरेल, अश्विन, ये सब हो जाएंगे मिडिल ऑर्डर में. संदीप, चहल, बोल्ट एंड आवेश खान, ये 4 हमारे बॉलर्स हैं, प्लस अश्विन जो कि ऑलराउंडर होने वाले हैं. अब इम्पैक्ट प्लेयर में किसको लाना चाहिए, पॉवेल को या फिर नांद्रे बर्गर को? देखो, स्ट्रैटेजी यही कहेगी, अगर आप टॉस जीत के हार के जो भी है, आपकी बैटिंग पहले आ रही है ना, तो जो प्लेइंग 11 मैंने बोली है उसी को अनाउंस करना. एंड देन डिपेंडिंग ऑन आपकी नीड क्या है, फिर आप नांद्रे बर्गर को ला सकते हो या फिर पॉवेल को ला सकते हो, जैसे कि RR स्टार्टिंग में कर रही थी. आई डोंट नो व्हाई दे स्टॉप डूइंग इट, बट दैट इज द बेस्ट वे टू यूज द इम्पैक्ट प्लेयर स्पेसिफिकली, क्योंकि SRH की जो बैटिंग में एक्सप्लोजिविटी है ना, उसको टैकल करने के लिए अगर नांद्रे बर्गर भी आ जाए, 6 बॉलर्स हो जाए क्या प्रॉपर, तो इससे बेटर तो और क्या ही हो सकता है यार. तो मैं तो 100% ही कहूँगा कि प्लीज़ मेक श्योर कि आप यही लाइनअप अनाउंस करो अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो. अगर आप जो चेस कर रहे हो तब आप शायद पॉवेल को पहले से ही बोल सकते हैं कि वो आने वाले हैं, एंड देन यू विल ट्रस्ट योर 5 बॉलर्स कि आप इन्हीं के ऊपर जो है गेम जीतोगे. ऑल्दो मैं स्ट्रेटेजिकली एक पॉइंट और कहूँगा, अगर आप चेस भी कर रहे हो ना, मैं फैंसी कर सकता हूँ इस थॉट को कि नांद्रे बर्गर को मैं फिर भी टीम में रखूँ. एंड बैटिंग में मैं सिर्फ 7 ही ऑप्शंस खिलाऊँ विद अश्विन बीइंग द नंबर 7. आई नो बैटिंग थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी, बट इनकी बैटिंग इस वक्त इस फॉर्म पे है ना कि हर मैच में कोई ना कोई इंडिविजुअल तो अकेले मैच जिता ही देगा. तो आई थिंक दे शुड ट्रस्ट देयर बैटिंग एंड ऐड मोर डेप्थ टू देयर बॉलिंग इन दिस गेम. सो ऑल्दो मुझे लगता नहीं कि ऐसा ये लोग करेंगे मोस्ट लाइकली, बट मेरा सजेशन तो यही होने वाला है. मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम लोग यहाँ पे SRH की बात करें, ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, एडन मार्करम, ये 3 हमारे टॉप 3 के होंगे. क्या हमें ग्लेन फिलिप्स को लाना चाहिए? आई एम ओपन टू इट. कोई कहता है कि मार्करम की जगह ग्लेन फिलिप्स ले आओ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट आई डोंट थिंक ऐसा करेंगे ये लोग. प्लस उसके बाद फिर क्लासेन, नीतीश रेड्डी एंड अब्दुल समद, ये हमारे मिडिल ऑर्डर में हो जाएंगे. शहबाज अहमद एंड कमिंस हमारे लोअर मिडिल ऑर्डर में, बॉलिंग ऑलराउंडर्स, बैटिंग ऑलराउंडर, जो कहना कह लो इनको. एंड लास्टली भुवनेश्वर कुमार, उनादकट एंड नटराजन. उनादकट को क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा एक्सप्लेन करा है कैसे हैदराबाद में हाई स्कोरिंग विकेट्स पे स्पिनर का इतना रोल होता नहीं है. सो एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाने की जगह आपको उनादकट खिलाना चाहिए, जो कि आपको स्लोअर डिलीवरीज का बड़ा अच्छा यूज़ देंगे इस पिच पे. एक पिच जहाँ पे बैटिंग इतनी अच्छी हो रही हो, बॉल इतना अच्छा बैट पे आ रही हो, वहाँ पे एक पेसर अगर पेस टेक ऑफ कर सकता है ना बॉल से, मोमेंटम टेक ऑफ कर सकता है बॉल से, हटा सकता है, तो वो फिर वहाँ पे एक थ्रेट बन जाता है. उनादकट ने वो स्किल सेट दिखाया है हमें, इसीलिए मैं कहूँगा कि उनादकट को लेना चाहिए. प्लस सीएसके अगेंस्ट बहुत अच्छी बॉलिंग करी भी थी. इम्पैक्ट प्लेयर में क्या होना चाहिए? देखो, इम्पैक्ट प्लेयर में मैं जाऊँगा मयंक के साथ फिर से. आई नो पिछले मैच में अनमोलप्रीत को लेके आए थे, बट अगर यहाँ पे मैं SRH की बात करूँ, देखो अगर चेस कर रहे हो तो इन लोगों की टेंडेंसी होती है कि एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाने की, जैसे पिछले अनमोलप्रीत खिलाया था. मैं क्यों कह रहा हूँ कि मयंक यादव कह रहा हूँ, मयंक को खिलाओ, मयंक मार्कंडे को खिलाओ डिस्पाइट द टॉस. अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो भी इम्पैक्ट प्लेयर में मयंक ही आना चाहिए, बॉलिंग कर रहे हो तो भी इम्पैक्ट में मयंक ही हो, मतलब टीम में हो मयंक. क्यों? क्योंकि अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो तब तो आपको वैसे भी अनमोलप्रीत की जरूरत नहीं है, तब तो आपकी बैटिंग में इतना दम है कि आप परफॉर्म करके दे ही रहे हो. प्लस सेकंड इनिंग्स में यू वुड वांट टू मेक योर बॉलिंग स्ट्रॉन्गर. अगर आप चेस भी कर रहे हो ना,
मैं तो भी कहूँगा कि अनमोल प्रीत के आने से आप बहुत कुछ उखाड़ने नहीं वाले। अगर वो टारगेट चेस करना होगा ना, तो आपके जो ऑलरेडी जो प्रेजेंट बैटिंग लाइनअप है वो चेस करके दे देगी। और अगर वो चेस नहीं कर पा रही तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि अनमोल प्रीत के एडिशन से कुछ बहुत ज़्यादा उखाड़ लोगे तुम लोग। रादर आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग के ज़्यादा ऑप्शंस होने के लिए माइट एज वेल ट्राई मयंक मरकांडे। सो अनमोल प्रीत या फिर एनी अदर बैट्समैन एज एन इम्पैक्ट प्लेयर के फेवर में मैं नहीं हूँ एसआरएच के लिए। मुझे लगता है उनकी बैटिंग में इतनी फायर पावर है, उन्हें जीतना होगा तो वैसे भी जीत जाएंगे, और नहीं जीतना होगा तो फिर वो अनमोल प्रीत के साथ भी नहीं जीत सकते, उसका कोई फायदा होने नहीं वाला। तो दैट डज नॉट मेक सेंस टू मी। एंड सेकेंडली, प्लीज डोंट गो बैक ऑन योर वर्ड, डोंट गो बैक ऑन योर स्ट्रैटेजी। मुझे पता है पिछले 2 मैचेस में आप नहीं जीते हो, बट दैट डज नॉट मीन कि आपकी स्ट्रैटेजी रेवोल्यूशनरी नहीं है, वो काम नहीं कर सकती, एंड इट इज़ फ्लॉड। जो आपकी ऑल आउट जाने वाली स्ट्रैटेजी है ना, उसकी रिस्पेक्ट करो, आप उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहे हो, उसी के थ्रू मैचेस जीतते हुए आ रहे हो। डोंट ट्राई टू फिक्स व्हाट इज ऑलरेडी फिक्स्ड। सो मुझे पता है 1-2 मैचेस हार गए होंगे चेस करते वक्त, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉशियस होकर खेलना शुरू कर दो। पहले बैटिंग करो तो ऑब्वियसली आप उस इंटेंट के साथ जाओगे ही जाओगे, बट चेस भी कर रहे हो ना। जैसे मैंने लास्ट मैच में देखा था, अभिषेक शर्मा भी कुछ बॉलें लीव करने लग गया था। जो बंदा 40 रन मार रहा है 10 बॉलों पे, उसके बाद भी छक्का मारने जा रहा है, वो बंदा अब एकदम से लीव क्यों कर रहा है बॉलों को? तो डेफिनेटली थोड़ा वो माइंड पे प्ले आउट तो करा है एसआरएच के, कि कहीं हम लोग स्ट्रैटेजी के साथ हार तो नहीं रहे। आई वुड से आपकी प्लेयर्स को सूट ही ये स्ट्रैटेजी करती है, तो चेंज मत करो। हारना होगा तो वैसे भी हार ही जाओगे, बट जो इतना अपने प्रोमिसेस दिखाए हैं, ड्रेसिंग रूम में इतनी अच्छी अच्छी स्पीचेस दी हैं, इतने बढ़िया बढ़िया 300 के होने के ख्वाब दिखाएं सबको, बातें करिए उनके बारे में ओपनली, डोंट गो बैक ऑन योर वर्ड। दिस स्ट्रैटेजी विल वर्क फॉर यू इवेंचुअली, डोंट वरी। हर बार हर चीज़ एक ही सीजन के अंदर मास्टर तो वैसे भी नहीं होती है, ये लॉन्ग टर्म गेम है। यू कुड पोटेंशियली मेक दिस योर आइडेंटिटी, डोंट गो बैक ऑन इट, ठीक है। मूविंग ऑन टू द की बैटल्स। यहाँ पे की बैटल क्या होने चाहिए हमारे? पहला होगा ट्रैविस हेड वर्सेस बोल्ट। हमने दोनों मैचेस जो कि अभी एसआरएच चेस करते हुए हारिए देखा है कैसे ट्रैविस हेड फॉर श्योर दोनों मैचेस में पावर प्ले के अंदर आउट होते हुए आ रहे हैं, एंड बोल्ट से बेटर तो कौन ही बंदा है भाई इस चीज़ को सच्चाई बनाने के लिए। बोल्ट जो कि अपने पहले ओवरों में विकेट ले लेते हैं, अगर वो ट्रैविस हेड का विकेट ले सकता है ना, वंस अगेन SRH will be under immense pressure, especially if they are chasing. And अगर ट्रैविस हेड पहले बैटिंग करते हुए जल्दी आउट हो जाता है ना, तो भी मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ देखने में कि फिर SRH किस इंटेंट के साथ जाती है। बिकॉज जो भी हाई स्कोरिंग मैचेस रहे हैं इसमें ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा यूजुअली पूरा पावर प्ले सी ऑफ कर ही जाते हैं, या फिर मेजॉरिटी ऑफ इट। स्पेशली ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा यूजुअली इज द फर्स्ट गाय टू गेट आउट। अगर ट्रैविस हेड पहले आउट हो जाए ना, फिर क्या करेंगे, बहुत मजा आएगा देखने में। इसके बाद मैं कहूंगा द नेक्स्ट बैटर इज गोइंग टू बी क्लासेन वर्सेस युजवेंद्र चहल। कैसे क्लासेन मिडिल ओवर्स में युजवेंद्र चहल को, इनफैक्ट इवन डेथ ओवर्स में चहल 1-2 ओवर जरूर डालते हैं आजकल, वो बंदा आपको इंटाइस करेगा, लटका के बॉल देगा, आपको बोलेगा छक्का मार के दिखाओ, हिम्मत है तो छक्का मारो। क्या क्लासेन वहाँ पे सकम कर जाएगा या फिर डोमिनेट कर देगा? बिकॉज अगर उसको डोमिनेट कर रहा है तो फिर डायरेक्टली प्रेशर किसके ऊपर आ रहा है? अश्विन के ऊपर, जो कि खुद इस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 2 विकेट लिए। सो चहल को डोमिनेट करना क्लासेन के ऊपर होगा कंप्लीटली। एंड अगर क्लासेन आउट होता है तो चहल ने पूरा मिडिल ऑर्डर खोल के रख दिया एसआरएच का। फिर ये बहुत बड़ी वीकनेस है एसआरएच की, और ये है, कोई डिनाई नहीं कर सकता इसको। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी अभिषेक शर्मा वर्सेस रविचंद्रन अश्विन। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड लग रहा होगा आपको सुनने में, बट अश्विन हैज शोन द टेंडेंसी टू बोल इन द पावर प्लेस। संजू सैमसन उसको यूज करता है रिसेंटली, एंड अभिषेक शर्मा इज दैट गाय जो कि हर बंदे को टारगेट करता है, ऑल आउट जाने का पूरा कोशिश करता है। क्या अश्विन को वो टैकल कर सकता है? बीइंग अ वेरी क्लेवर ऑफ स्पिनर, ही विल टर्न द बॉल अवे फ्रॉम हिम। और क्या अश्विन का बुरा फॉर्म जितना चल रहा है, वुड इट बी द इजीएस्ट बॉलर टू टारगेट फॉर अभिषेक शर्मा? कौन निकल के आता है इस बैटल में एग्जैक्टली? It is going to be very interesting because once again this could dictate the tempo of the 6th to 10th over. ये 4 ओवर होंगे ना बीच के, यहाँ पे SRH डोमिनेट कर रही है कि नहीं, ये डिसाइड हो सकता है इस बैटल से। और अगर यहाँ पे वो डोमिनेट नहीं कर रहे तो फिर 280, 270, 250 वाला टारगेट भूल जाओ। अगर वो चीज़ अचीव करनी है तो आपको थ्रू आउट टेम्पो हाई रखनी पड़ती है। तो इस फेज में अश्विन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट वन, अगला है यशस्वी जायसवाल वर्सेस भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार जिनको पिछले 2-3 मैचेस से हम देखते आ रहे हैं कि पैट कमिंस डेथ ओवर से बॉलिंग कराते ही नहीं है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 3 ओवर जो है ना पूरे पावर प्ले के अंदर ही फेंकवा देते हैं। यशस्वी जायसवाल नाउ बीइंग सिलेक्टेड फॉर द वर्ल्ड कप, ही हैज़ टू स्टार्ट परफॉर्मिंग एंड हैज़ टू रीगेन सम फॉर्म। कैसे भुवनेश्वर कुमार को टैकल करेंगे, दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, बिकॉज भुवनेश्वर यूजुअली पावर प्ले में थोड़े इकोनॉमिकल भी होते हैं।
So Yashasvi Jaiswal will look to dominate him. And the last one is Sanju Samson versus Pat Cummins. Pat Cummins, actually, if you notice, he has a tendency in this IPL to come in to bowl around the 8th or the 9th over. जब आधी इनिंग खत्म होने वाली होती है ना, तब यूजुअली बॉलिंग करने के लिए आते हैं. एंड संजू सैमसन हैज़ बीन दैट गाय जो कि एक एंकर की तरह खड़ा रहता है भाई दूसरे एंड पे. एंड एंकर कहने को है, स्ट्राइक रेट उसकी 160 के ऊपर की है. सो वो बंदा पूरी इनिंग्स को स्टीयर करता है. उसके चारों तरफ पूरी राजस्थान रॉयल्स की टीम खेलती है आजकल. कैन ही डोमिनेट पैट कमिंस इन द मिडिल ओवर्स, और इफ ही लूजेस हिज विकेट, फिर पूरा प्रेशर रियान पराग के ऊपर दोबारा आ जाएगा. एंड रियान पराग पिछले 2-3 मैचेस से उस फ्लेयर में नहीं लग रहा है. प्लस बैटिंग डेप्थ बहुत ज़्यादा है नहीं राजस्थान के पास. सो सैमसन वर्सेस पैट कमिंस, द कैप्टन्स गोइंग वन अगेंस्ट ईच अदर, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटेंस और अ वेरी क्रूशल बैटल टू डिसाइड कि राजस्थान अल्टीमेटली कितने रन्स मारती है. बहुत क्रूशल हो गई है. एंड लास्टली कमिंग टू द प्रेडिक्शंस. ठीक है, देखो भाई, अगर राजस्थान रॉयल्स पहले बैटिंग कर रही है एंड इफ दे ब्रिंग इन द 6th बॉलर नांद्रे बर्गर, आई एम डेफिनेटली बैक इन राजस्थान रॉयल्स. डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि कोई SRH फैन भी इस बात पर क्वेश्चन करेगा. बट इफ देयर इज वन टीम दैट कैन सरप्राइज यू, इट इज SRH. आई थिंक ये तो हम सब मान चुके हैं आज की बात में कि इतना थ्रेटनिंग है ना, इतनी अनसर्टन है कि पता नहीं किस दिन फट जाएंगे. एंड SRH के साथ ये हमेशा से एक डर रहेगा, कोई भी टीम होगी उनके साथ. इतना तो SRH ने गेन कर लिया है. स्टिल आई थिंक अगर मैं लॉजिकली सोच रहा हूँ ना, राइट नाउ SRH RR also has a tendency to win games from very difficult positions. They know how to finish well. For those reasons, plus their impeccable record right now, I am going to back RR. I would say 60% RR, 40% SRH, and 40% भी काफ़ी है by the way. But that is how it is. I think advantage RR के पास ही है. जो होम रिकॉर्ड है SRH का इतना अच्छा, प्लस अगर पहले बैटिंग आ जाए SRH की, तब मैं शायद देख सकता हूँ SRH को जीतते हुए. बट अगर RR पहले बैटिंग कर रहे तो आई एम श्योर कि मैं फिर 90% स्टेक्स तो अपने RR के ऊपर ही रखूँगा. लेट्स सी क्या होता है. मूविंग टू द नेक्स्ट गेम विच इज़ ऑल्सो मे बी इवन बिगर ऑन पेपर बिकॉज दोनों टीम्स की फैन बेस बहुत है. इट इज़ MI वर्सेस KKR. एंड ऑल्दो ये राइवलरी बहुत ही वन साइडेड रही है, बट ऑलवेज मैनेजेस टू रेज अप द नंबर्स, to raise up the excitement amongst the fan bases. And इस बार तो और ज़्यादा ही मैच इंटेंस और एक्साइटिंग होने वाला है for reasons that I will explain going forward. पहला सेगमेंट पे चलते हैं सीधा के सीधा, which is the pitch and the conditions. ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पे वानखेड़े पे क्योंकि नाइट मैच होने वाला है, I am expecting a belter once again. प्लस ड्यू का फैक्टर भी होता है वानखेड़े पे काफ़ी. आई थिंक यहाँ पे टॉस जीत के डेफिनेटली चेस करना चाहिए, कोई क्वेश्चन ही नहीं है इसके ऊपर. इनफैक्ट KKR तो चाहती भी चेस करनी है, एंड मुंबई ने भी टेंडेंसी शो करी है. दे लाइक टू चेस स्पेशली एट होम. तो मुझे लगता है जो भी टीम टॉस जीतेगी दे विल चेस फर्स्ट. हमने यहाँ पे CSK वाला मैच भी देखा था. ऑल्दो चेन्नई जीत गई थी वो मैच, बट ड्यू से काफ़ी फर्क पड़ गया था. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मेड CSK's विन सो स्पेशल ऑल्सो, कि आपने उस फैक्टर के डिस्पाइट वो मैच जीता था कन्विंसिंगली. आई थिंक टॉस कैन प्ले अ बिग रोल है. टॉस से फर्क पड़ सकता है, स्पेशली KKR के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि मेंटली ऑलरेडी एक डिसएडवांटेज पे होती है मुंबई के अगेंस्ट. तो अगर मुंबई टॉस भी जीत जाए ना, तो फिर उनको थोड़ा फायदा मिल जाएगा यहाँ पे. अगर KKR टॉस जीत के बॉलिंग करती है तो फिर गेम काफ़ी इवन हो सकता है. सो विन द टॉस, चेस फॉर श्योर. अगर हम लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, यहाँ पे अभी मैंने पिछले सेगमेंट में बोला कैसे SRH और RR का सबसे इवन राइवलरी रही है. ये सबसे वन साइडेड राइवलरी रही है थ्रू आउट दी IPL. दोनों टीम्स 2008 से खेल भी रही हैं, तो बहुत डेटाबेस भी है. कोई डिनाई कर नहीं सकता इस बात पे, दिस इज द मोस्ट वन साइडेड राइवलरी, राइट. सब अग्री करेंगे, इवन द KKR फैंस वुड अग्री, बिकॉज 32 मैचेस में से 23 बार जो है मुंबई जीती है. 23 टाइम्स. कोई मतलब स्कोप ही नहीं छोड़ा, एकदम वन साइडेड बना रखा है. सिर्फ 9 बार KKR जीती है. पिछले 10 मैचेस की मैं बात करूँ तो उसमें से 4 बार KKR जीती है, 6 बार मुंबई जीती है. तो ऑल्दो इट हैज़ गॉटन अ बिट क्लोजर इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, बट स्टिल एडवांटेज जो है वो मुंबई के पास ही है. चीज़ें इंटरेस्टिंग पता कहाँ पे होती हैं. आखिरी के 5 मैचेस की बात करूँ ना, उसमें से 3 बार KKR जीती है. इसमें से आई थिंक 2022 की बात है शायद, जब उन्होंने दोनों मैचेस जीत लिए थे, उसके वजह से थोड़ा अच्छा लग रहा है रिकॉर्ड देखने में. बट दैट इज़ हाउ इट इज़. रीसेंट हिस्ट्री की बात करें, एकदम रीसेंट हिस्ट्री की, तो KKR हैज़ हैड एन एज ओवर मुंबई इंडियंस. प्लस मुंबई का फॉर्म भी अच्छा नहीं चल रहा है अभी का. बट इस पे, इन सारी होप्स पे और इन सारे पॉजिटिविटी पे जो KKR फैंस ने सुनी होगी इस स्टेटमेंट से भी, सब पे पानी पता क्या फेर देती है चीज़, कि वानखेड़े पे ना आज तक KKR सिर्फ और सिर्फ एक मैच जीती है 9 मैचेस खेल के. और वो एक विन थी 2012 में, जब नारायण ने 5 विकेट लिए थे.
तो उस साल वो टाइटल भी जीते थे भाई, बट ये चीज़ 12 साल पहले हुई थी और उसके बाद से अभी तक नहीं हुआ है। सो बहुत मुश्किल है वानखेड़े पे मुंबई को हराना केकेआर के लिए। तो ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ सालों में हम लोग क्लोज नहीं आए हैं जीतने के। आप सभी को याद होगा जब पैट कमिंस हमारी तरफ से खेलता था, उसने एक बैटिंग में एक बहुत तगड़ी इनिंग्स खेली थी, कुछ 50-60 मार के, एंड अल्टीमेटली हम फिर भी वो मैच हार गए थे वानखेड़ी पे। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस रहे जब हम लोग क्लोज आए, बट देर इज अ साइकोलॉजिकल बैरियर, मेंटल बैरियर, पता नहीं क्या है कि केकेआर हमेशा बॉटल कर देती है, चोक कर जाती है, चाहे वो जीत भी रही हो वानखेड़े में जब वो खेल रहे होते हैं। तो दिस फैक्टर अलोन इज अ बिग एडवांटेज टू मुंबई इंडियंस। आई नो फॉर्म अच्छा नहीं है, आई नो केकेआर इस वक्त बहुत बेटर है, रीसेंट फॉर्म में भी केकेआर 3 मैचेस जीती है 5 में से, बट वानखेड़े पे जो ये मैच है ना, अगर ये मैच ईडन गार्डन्स पे हो रहा होता ना तो मैं इस तरीके से बात नहीं कर रहा होता। वानखेड़े पे मैच है ना, तो एक अनडू एडवांटेज मुंबई के पास है ही है। और मुझे लगता है ना कहीं मुंबई के कैंप पे भी ना लोग सोचते होंगे कि अच्छा केकेआर आ रही है ना घर पे खेलना इनसे, ये हमारा कमबैक मैच हो सकता है, कहीं ना कहीं उनका रहता होगा ये। सो वन पॉजिटिव फैक्टर फॉर अस कि गौतम गंभीर वापस आए, एंड गौतम गंभीर के कैप्टनसी के अंडर ही हम लोग लास्ट टाइम वानखेड़े में जीते थे। शायद वो एक हमारी मेंटालिटी में चेंज लेके आए, होपफुली। बट हिस्टोरिकली वानखेड़े पे देयर इज नो डिबेट, मुंबई हैज़ बीन द डोमिनेटिंग वन। प्लेइंग 11 की बात करते हैं, ठीक है, पहले मुंबई से शुरू करेंगे बिकॉज दे आर द होम टीम। रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, ये हमारे टॉप 3 होने वाले हैं। एंड वंस अगेन आई वुड से टू ऑल द केकेआर फैंस, देखो होप करते हैं कि हमारी टीम जीते, बट ऑल्सो होपिंग कि गाइज लाइक रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दे ऑल प्ले वेल, बिकॉज स्क्वाड आ चुकी है वर्ल्ड कप की। अगला सेगमेंट वही होने वाला है, ये डिस्कस करेंगे। वी शुड ऑल प्रे कि जो लोग वर्ल्ड कप में खेलने वाले हैं हमारे लिए वो अच्छा परफॉर्म करते रहे, उनकी टीम भले हमारे अगेंस्ट हार जाए लेकिन ये प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करें भाई। तो रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, फिर तिलक वर्मा आएंगे फॉर श्योर, हार्दिक पांड्या एंड टिम डेविड। ये टॉप 5 जो है ये तो कोई चेंज होगा नहीं इसमें, टॉप 5 टॉप 6 जो भी है। नंबर 7 पे मैं नाबी को लेके आऊँगा, आई विल कंटिन्यू विद हिम बिकॉज एक ऑलराउंडिंग ऑप्शन दे देते हैं, प्लस स्पिनर सिर्फ चावला हो जाते हैं तो उसके अलावा कोई रहता नहीं है। तो नाबी कैन स्लाइड इन 2-3 ओवर्स, इट इज़ ऑलवेज हैंडी टू हैव अ प्लेयर लाइक हिम। नंबर 8 पे मैं रखूँगा क्वेटजे को, आई विल स्टिल बैक हिम, बट एक चीज़ में बहुत मेजर चेंज करने वाला हूँ मुंबई इंडियंस पे। नंबर 9 पे पीयूष चावला, 10 पे बुमराह, एंड 11 पे मैं थोसारो को प्लेइंग 11 के अंदर रख रहा हूँ। अब इसमें 9 लोग बैटिंग कर सकते हैं, चावला तक सब बैट चलाना जानते हैं, तो बैटिंग डेप्थ ऑलरेडी है। सो आई डोंट थिंक कि इम्पैक्ट प्लेयर पे फिर इनको नेहल वधेरा को लाना चाहिए इस मैच के लिए। आई नो अनफॉर्चुनेट है बिकॉज उसने रन भी बना के दिए बंदे ने, बट एक हार्ड कॉल लेनी पड़ेगी बिकॉज द कॉम्बिनेशन इज आई थिंक नॉट सेटिंग अप राइट। क्यों? इफ यू नोटिस मुंबई का आईपीएल शुरू होने से पहले हम सबने डिस्कस किया था कैसे दे हैव परहैप्स द बेस्ट फास्ट बॉलिंग लाइनअप एवर। मतलब बेरेंडोर्फ है, क्वेटजे है, मधुशंका है, बुमराह है, आकाश मधवाल है, हार्दिक पांड्या भी बॉलिंग कर लेता है, आई थिंक 1-2 नाम मैं और भूल भी रहा हूँ। ये सारे इतने सारे बैकअप्स हैं ना फास्ट बॉलिंग लाइनअप में कि कोई पूछो ही मत, इतना अच्छा इन लोगों ने ऑक्शन में काम करके दिया था। बट सरप्राइजिंग बात पता है क्या है कि सबसे घटिया जो परफॉर्म कर रहा है ना ऑन फील्ड वो इनका फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट ही है। बुमराह के अलावा कोई परफॉर्म करके दे ही नहीं रहा है। एंड सो जस्ट टू फिक्स दैट, क्योंकि देखो वानखेड़े में वैसे भी थर्ड स्पिनर लाने की तो जरूरत है नहीं, चावला एंड नाबी आर गुड इनफ। आई थिंक नेहल वधेरा की जगह एक एक्स्ट्रा पेसर खिलाना चाहिए जस्ट टू हैव मोर ऑप्शंस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट। बैटिंग आपके पास ऑलरेडी बहुत डेप्थ है, एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे आप खेलने वाले हो तो आपको जो बैट्समैन है वो ऑलरेडी परफॉर्म कर ही देंगे। नहीं कर पाए तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खाने से आप जीत भी जाओगे। आई थिंक व्हाट इज मोर क्रूशल राइट नाउ स्पेशली अगेंस्ट केकेआर जो कि बैटिंग में तो भाई वन ऑफ द बेस्ट टीम्स रही है इस वक्त, किसी भी पोजीशन से आके 200-250 बना देते हैं। It is absolutely essential, in my opinion, to have more options in the bowling lineup, especially in the fast bowling department. And just for that reason alone, मैं इम्पैक्ट सब में आकाश मधवाल को लेके आने वाला हूँ। आई नो वो खुद भी कोई बहुत अच्छे फॉर्म में रहा नहीं है, बट एटलीस्ट ही कैन गिव यू अ कपल ऑफ ओवर्स इफ नॉट 4 इफ समबडी एल्स इज नॉट वर्किंग। सिर्फ और सिर्फ उस एस्पेक्ट से मैं एक एक्स्ट्रा ऑप्शन चाहता हूँ यहाँ पे। और पता है मैं तो यहाँ पे ये भी आर्ग्यू करूँगा, ऑल्दो आई नो कि नुआन थोसारा का पिछला मैच बहुत अच्छा गया एलएसजी के अगेंस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मैचेस सो फार फॉर हिम, बट क्वेटजी और उसके बीच में से एक बंदे को शायद हटा के मे बी ट्राई मधुशंका ऑल्सो फॉर दिस गेम। मतलब क्या रीजन एग्जैक्टली, क्या वो इंजर्ड है या फिर क्या खेल नहीं रहा है? इफ एनीबडी नोज तो मुझे बता देना, बट इफ इट इज जस्ट प्योरली टैक्टिकल तो मुझे लगता है कि दिस इज द राइट टाइम टू हैव हिम। एंड कई लोग कहेंगे कि यार क्या पॉइंट है इनको हटाने का,
देखो अब सारे मैचेस जीतने, इससे पहले जो ट्राई कर रहे थे वो तो चल नहीं रहा, वो काम कर नहीं रहा क्लियरली, तो ये भी काम करके देख ही लो ना, क्या पता ये भी, मतलब अगर नहीं चलता तो वैसे भी पहले क्या कुछ चल रहा था, अगर ये चल गया तो मे बी दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्या पता आपको भले ही एंड आते आते टूर्नामेंट के ही सही, बट अपना करेक्ट कॉम्बिनेशन तो मिल जाए। एंड आई थिंक मधुशंका को एटलीस्ट इफ ही इज फिट, आई थिंक ही डिजर्व्स अ चांस। आई थिंक यहाँ पे क्वेड्जी या थुसारा में से किसी एक को आप हटा के ट्राई दे सकते हो। एंड क्वेड्जी इन ऑल ऑनेस्टी, मैंने अभी एलएसजी वाले मैच के रिव्यू में भी कहा था, he has picked up decent number of wickets, but he has been very expensive at times, especially in those crunch times जब बुमराह को सपोर्ट चाहिए होता है। वो बंदा पता है, it has become so convenient for the other teams to just see off बुमराह, उसके 4 ओवर में रन ना भी आ रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विकेट नहीं देंगे। एलएसजी ने यही तो करा, और फिर डोमिनेट क्वेड्जी कर देते हैं। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि शायद हम क्वेड्जी की जगह, या फिर अगर नहीं पसंद आ रहा क्वेड्जी को रखना ही रखना है, तो थुसारा की जगह मधुशंका को एक बार ट्राई तो करना चाहिए यार, एक बार तो करना चाहिए। बिकॉज वंस अगेन आई थिंक वी शुड स्ट्रेंथन आवर बॉलिंग लाइनअप, फास्ट बॉलिंग लाइनअप रादर। स्पिन हैज ऑल्सो बीन डिसेंट। मूविंग फॉरवर्ड टू द केकेआर कैंप, यहाँ पे क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए? नॉट मेनी चेंजेस। नारायण, सॉल्ट एंड रघुवंशी, ये हमारे टॉप 3 होने चाहिए इन दैट ऑर्डर, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। श्रेयस अय्यर एट नंबर 4, रिंकू एट नंबर 5, नो कॉम्प्रोमाइज विद दिस, रिंकू एट नंबर 5 फॉर श्योर। इसके बाद मैं वेंकटेश अय्यर को नहीं रखना चाहता अपनी टीम में। इसके बाद तो मैंने आई हैव स्पोकन प्लेंटी अबाउट इट, प्रूवन इट लॉजिकली, स्टैटिस्टिकली, तो उसके लिए तुम पिछले पॉडकास्ट में देख सकते हो। आई विल हैव आइदर नीतीश राणा इफ ही इज फिट, एंड इफ नॉट देन मनीष पांडे। अब मनीष पांडे क्या इतना नीचे खेल सकता है वो भी क्वेश्चनेबल है, तो मे बी यूज हिम एज अ फ्लोटर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। बट यहाँ पे रोल जो है वो मैं मनीष पांडे फिर नीतीश राणा में से किसी को देना चाहता हूँ, नॉट वेंकटेश अय्यर फॉर दिस गेम, ही इज नॉट बॉलिंग एनी वे, ठीक है। उसके बाद रसल एंड रमनदीप आ जाएंगे, और मिचेल स्टार्क भी होंगे डेफिनेटली, तो ये हमारी बैटिंग डेप्थ को एक्सटेंड कर देंगे। देन वील हैव वरुण चक्रवर्ती एंड वैभव, क्योंकि हर्षित राणा को बैन मिल गया है। और भाई ये बैन क्यों मिला मुझे समझ में नहीं आ रहा। आईसीसी, बीसीसीआई जो भी इन्वॉल्व है, किसी ने भी हमें एक प्रॉपर रीजनिंग दी ही नहीं है कि उसको एग्जैक्टली बैन दिया किस लिए गया। एंड इट इज़ क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज वी हैव सीन अदर इंसिडेंट्स एज वेल इन दिस आईपीएल, जहाँ पे लोग अंपायर से लिटरली लड़ाई कर रहे हैं, मतलब विदाउट टेकिंग एनी नेम्स यू विल, तुम्हें समझ में आ गया मैं किन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। बट उनके अगेंस्ट तो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, सिर्फ मैच भी थोड़ी सी वो कर देते हैं, काट देते हैं। तो हर्षित राणा को क्या एक ईजी टारगेट बनाया जा रहा है? अनलेस देयर इज एन एक्सप्लेनेशन, आई वुड लव फॉर द बीसीसीआई और एनी अदर कमिटी दैट इज इन्वॉल्व, अंपायर्स का कोई ग्रुप हो तो एटलीस्ट गिव अस एन एक्सप्लेनेशन ना कि क्या हुआ है। क्या पता पॉडकास्ट जब तक रिलीज हो तब तक एक्सप्लेनेशन आ भी जाए, बट अभी तक तो नहीं आई है। एंड जब भी आप अनाउंस करते हो कोई प्लेयर बैन हुआ है, साथ ही साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी रिलीज करनी चाहिए। अगर एक्सप्लेनेशन फेयर है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कर दो बैन, कोई इशू नहीं है, उसके बारे में रोएंगे नहीं बैठ के। बट बिना किसी एक्सप्लेनेशन के ऐसे कर देना थोड़ा सा वियर्ड तो लग रहा है, स्पेशली व्हेन यू हैव सीन फार मोर इन्फ्यूरिएटिंग एक्शंस बीइंग कमिटेड अगेंस्ट द अंपायर्स। उनके अगेंस्ट कुछ नहीं हो रहा तो हर्षित राणा को इजी टारगेट क्यों बनाया जा रहा है पता नहीं। बट इसके चलते हुए हमें इम्पैक्ट प्लेयर फिर कौन लेके आना चाहिए? देखो, क्योंकि अभी हमें पिछले मैच में देखा था कैसे हर्षित राणा, वैभव, स्टार्क एंड रसल हमारे 4 पेसर्स थे। वानखेड़े विल नॉट बी वेरी डिफरेंट आइदर, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाने की जरूरत नहीं है। सो अनुकूल रॉय एंड सुयश शर्मा एज द इम्पैक्ट प्लेयर आउट ऑफ क्वेश्चन फॉर मी, उनको नहीं लाना चाहिए। दिस मीन्स हमें एक पेसर को लाना पड़ेगा। पेसर आई थिंक इट इज फाइनली टाइम टू हैव चेतन सकारिया। शायद ये वो मैच है जब चेतन सकारिया फाइनली अनलीश होगा, एंड मैं इम्पैक्ट प्लेयर पे चेतन सकारिया को रखने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं टैक्टिकली कुछ चीज़ें बात करूँ, अगर आपकी पहले बैटिंग आ जाए बाई चांस, क्योंकि श्रेयस अय्यर का लक तो अच्छा चल नहीं रहा टॉस के साथ, मेक श्योर दैट यू आर टारगेटिंग 250। एंड आई थिंक अब तो ये अब्जर्व लगेगा भी नहीं, क्योंकि अब सबने इतने मैचेस देख लिए जहाँ पे ये सब होता आ रहा है। अगर मैं आईपीएल के स्टार्टिंग में स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो लोग कहते पागल हो गए, बट अब सिचुएशन ही ऐसी, मैं क्या करूँ। टारगेट 250, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अचीव करो, टारगेट 250, देन लेट्स सी हम उसके कितना क्लोज आ पाते हैं। अगर अपना टारगेट ही नीचे होगा तो हम लोग अभी वहाँ तक भी नहीं पहुँचेंगे ना। तो पहले टारगेट हाई रखो, फिर देखते हैं उसे कितना आसपास पहुँच सकते हैं। बिकॉज लॉजिकली तो हमें इतने रन की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए मुंबई के अगेंस्ट, बहुत अच्छे खासे फॉर्म में तो है नहीं, दे आर जस्ट एज बैड एज आरसीबी ऑन द टेबल राइट नाउ, बट दे विल ऑलवेज हैव अ साइकोलॉजिकल एडवांटेज ओवर केकेआर, ये फैक्ट है। And just to have a cushioning effect over that psychological factor, I think we should have 10, 15, 20 runs extra. Just to give that added psychological cushioning advantage,
टू द कैप्टन एंड टू द टीम कि चलो ठीक है, हमें पता है इस टीम का हमारे अगेंस्ट वानखेड़े पे रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, बट आज हमने एक ऐसा टारगेट खड़ा करके दिया है जो कि लॉजिकली चेजेबल नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी वो चेस कर दें तो हाँ भाई, हैट्स ऑफ टू देयर बैटिंग एंड प्रॉब्ली विल हैव टू लुक अगेन एट व्हाट वी हैव डन रॉन्ग विद द बॉल, बट एटलीस्ट हमने पहली इनिंग में जो हमारे जॉब थे हमने पूरी करके दे दी, अपनी टीम को बेस्ट पॉसिबल चांस दे दिया जीतने का। फॉर दैट टारगेट 250, देन वील सी हाउ वी एंड अप, ठीक है। इसके अलावा कोई स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, डेफिनेटली स्टिक टू 4 पेसर्स एंड क्योंकि चेतन सकारिया का पहला मैच होगा ये इन अ वेरी हाई स्टेक मैच, बिकॉज पता है कई लोग मुंबई के लिए सोच रहे होंगे कि ये बहुत ही हाई स्टेक मैच है, एंड फॉर श्योर है बिकॉज उन्हें हर मैच जीतना है। केकेआर के लिए उतना ही हाई स्टेक मैच है ये, बिकॉज अगर यहाँ आपने जीत निकाल ली ना तो फिर आप डेफिनेटली ड्रीम कर सकते हो टॉप 2 में फिनिश होने का। अगर यहाँ पे स्लिप अप हो गए तो इसके बाद आने वाले मैचेस भी इजी नहीं होने वाले और उनमें भी जीत निकलना बहुत आसान नहीं होने वाला। तो आई थिंक ये मैच जीतना बहुत बड़ा स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी होगा और एक बहुत बड़ा साइन ऑफ अप्रूवल होगा टुवर्ड्स मेकिंग दैट फिनिश टू द टॉप 2। सो स्टेक्स केकेआर के लिए भी बहुत हाई है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे हम लोग की बैटल्स की बात करेंगे। पहला होने वाला है रोहित शर्मा वर्सेस मिचेल स्टार्क। कई लोग कहेंगे रोहित शर्मा वर्सेस नारायण क्यों नहीं है, बिकॉज वो भी हिस्टोरिकली अच्छा बैटर रहा है। रोहित शर्मा इस आईपीएल में 5 बार लेफ्ट आर्म पेसर्स पे आउट हो चुके हैं, पिछले 2-3 मैच से लगातार हो रहे हैं। सो आई थिंक वहाँ पे मिचेल स्टार्क के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि उसको आउट कर सकें। साथ ही साथ रोहित शर्मा के पास भी बहुत बड़ा एडवांटेज है कि मिचेल स्टार्क जैसे आउट ऑफ फॉर्म बॉलर के अगेंस्ट पिटाई करके अपने लेफ्ट आर्म पेसर वाला कॉन्फिडेंस वापस ले आऊँ। तो आई थिंक दोनों ही प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई स्टेक्स हैं एंड बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक दूसरे को मात देने की। एंड डेफिनेटली अगर रोहित शर्मा पार पे खेल गया तो मुंबई को एक फ्लाइंग स्टार्ट तो मिलेगी ही, और अगर रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जाता है तो डेफिनेटली केकेआर को एक अपर हैंड मिलेगा ही मिलेगा। सो लेट्स सी कौन जीता इस बैटल में। सेकेंडली, सूर्य कुमार यादव वर्सेस सुनील नारायण। स्पेशली जो 6 से 10 ओवर वाला जो फेज होता है ना, यहाँ पे स्काई भी बैटिंग कर रहा होगा मोस्ट लाइकली एंड सुनील नारायण तो बॉलिंग करने आएगा ही आएगा। इस फेज को कौन डोमिनेट करेगा ना, ये देखने में बहुत मजा आएगा। एंड अगर स्काई ये सर्वाइव कर जाए तो फिर जो बाकी बॉलर्स हैं उनको डोमिनेट करना टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ द इनिंग्स वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, स्पेशली जैसे जैसे ड्यू पड़नी शुरू होगी तो। सो नारायण विल बी गिवन द जॉब ऑफ गेटिंग आउट सूर्य कुमार यादव वेरी अर्ली, बिकॉज रोहित शर्मा एंड सूर्य कुमार यादव यही सबसे 2 अनप्रेडिक्टेबल एंड सबसे थ्रेटनिंग एक्सप्लोसिव प्लेयर्स हैं। इनको आउट कर दिया तो देन वी हैव अ मेजर इन रोड। उनका मिडिल ऑर्डर बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर नहीं रहा है। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी हार्दिक पांड्या एंड टिम डेविड, दोनों वर्सेस एनी गाय हु विल बी रिप्लेसिंग हर्षित राणा। मेरे ओपिनियन में चेतन सकारिया होना चाहिए, बट अगर मान लो केकेआर किसी और के साथ भी जाती है, चाहे वो स्पिनर हो चाहे वो साकिब हुसैन हो, कोई भी हो, आई थिंक उस बंदे को टारगेट कर सकते हैं ये लोग, स्पेशली इन द 10 to 15 एंड 15 to 20 ओवर फेज, सेकेंड हाफ ऑफ द इनिंग्स एसेंशियली। यहाँ पे टारगेट करा जाएगा एंड उसमें टारगेट करने वाले होंगे हार्दिक पांड्या एंड टिम डेविड। एंड टिम डेविड तो फिर भी डिसेंट फॉर्म में है। हार्दिक पांड्या को अगर अपना फॉर्म रीगेन करना है, डीसी के अगेंस्ट थोड़ा प्रॉमिस दिखाया था, दिस इज द आइडियल सिनेरियो, टारगेट दिस बॉलर, स्पेसिफिकली दिस बॉलर। ऐसा भी हो सकता है कि उसके जगह पे रसल से बॉलिंग कराई जाए, मेजॉरिटी ऑफ द ओवर्स रसल से डलवाए जाए, तो रसल की भी टेंडेंसी है पिटने की। एंड हार्दिक पांड्या एंड टिम डेविड कैन टारगेट दिस बॉलर, जो भी होगा वो। एंड इसके बाद हम लोग अगर केकेआर की बैटिंग की बात करें, पहला होने वाला है ऑफकोर्स सुनील नारायण वर्सेस जसप्रीत बुमराह। अगर बुमराह जल्दी आउट करता है सुनील नारायण को तो डेफिनेटली फिर हमारा जो मिडिल ऑर्डर है ना, चाहे वो श्रेयस अय्यर की बातें हो जाए, चाहे वो अगर वेंकटेश अय्यर खेलता है तो वो एनीबडी एल्स, दे विल बी एक्सपोज्ड मच अर्ली इन दिस गेम। एंड अगर बुमराह के अगेंस्ट आउट नहीं होना है तो क्या केकेआर फिर इंटेंशनली ऑन पर्पस बुमराह के 1-2 ओवर को सी ऑफ करने वाली है? दे विल नॉट लुक टू स्कोर रन्स, बिकॉज केकेआर ऐसा करती नहीं है, करती आ नहीं रही है, दे गो ऑल आउट। तो क्या सॉल्ट जानबूझ के फिर बुमराह की बॉलिंग ज़्यादा फेस करेंगे? क्या होने वाला है? बहुत सारे पॉसिबल टैक्टिकल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं यहाँ पे, 2-3 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। देखते हैं क्या होता है। क्या हार्दिक पांड्या वुड ही इवन यूज मैनी ओवर्स बाय बुमराह, मच ओवर्स बाय बुमराह इन द पावर प्ले इटसेल्फ, या फिर सिर्फ एक ही ओवर डलवाएगा? बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, बट रिगार्डलेस अगर बुमराह नारायण का विकेट देता है जल्दी, इट इज़ अ बिग डेंट ऑन केकेआर। क्योंकि अगर उसका विकेट नहीं आया एंड फिल सॉल्टर वो टेक ऑफ कर गए पावर प्ले में, फिर वंस अगेन फिर केकेआर भी वन साइडेड ले जाएगी गेम को। दोनों टीम्स का पावर प्ले का स्टार्ट बहुत क्रूशियल होता है एंड केकेआर के लिए नारायण वर्सेस बुमराह इज अ वेरी की बैटल। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी श्रेयस अय्यर वर्सेस कोएट्जे। South African bowling bouncers against Shreyas Iyer in the middle overs, even in the death overs if he stays. This batter is going to be one to watch out for. Although Shreyas Iyer is not going to be a part of the T20 World Cup,
बट आई थिंक अभी पिछले 1-2 मैचेस में फॉर्म थोड़ा रीगेन करने का शुरू करा है. कैन ही कंटिन्यू विद दैट और विल ही सकम टू द बाउंसर्स? बिकॉज एसनी क्वेट्जे बहुत अनप्लेबल है, उसकी पिटाई सभी कर रहे हैं. श्रेयस अय्यर के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है. एंड इफ यू वांट टू फिनिश वेल, अगर इनिंग्स में वो 220 से 250 का जो मार्जिन है ना, वो इस बैटल से तो डिसाइड होगा ही होगा. अगला बैटल जो है, द लास्ट बैटल, रिंकू वर्सेस चावला, इससे भी डिसाइड हो सकता है. इसको मैं मोर पर्टिकुलरली कहना चाहता हूँ 10 से 15 ओवर वाले फेस के बीच में, क्योंकि पीयूष चावला मोस्ट लाइकली डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेंगे नहीं, और उससे पहले भी अगर आएंगे तो तब तक शायद रिंकू बैटिंग करने नहीं आया होगा. जो 10th to 15th ओवर वाला जो फेज है ना, पर्टिकुलरली केकेआर के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज केकेआर ने एक पैटर्न हमें शो करा है कि वो 6 से 15 ओवर के जो बीच का मिडिल फेज होता है, वहाँ पे थोड़ा स्लो पड़ जाते हैं. स्टार्टिंग के पावर प्ले में बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, बड़ी क्विक बैटिंग करते हैं, आखिरी के 5 ओवर में बहुत क्विक बैटिंग करते हैं. बीच का जो फेज है ना, यहाँ पे रह जाते हैं थोड़ा सा. क्या यहाँ पर रिंकू चावला को डोमिनेट कर सकता है? ही इज द ओनली मेन स्पिनर ऑफ दैट टीम. नाबी इज एन ऑलराउंडर, ही इज नॉट अ प्रॉपर स्पिनर. तो चावला को अगर डोमिनेट करेंगे ना, तो फिर प्रेशर आएगा किस पे? इनके पेसर्स पे. और पेसर्स इनके बुमराह के अलावा वैसे भी कोई खास कर नहीं रहा है. तो देन यू सी हाउ यू कैन एक्सप्लॉइट द होल बॉलिंग लाइनअप ऑफ मुंबई इंडियंस जस्ट थ्रू दिस वन बैटल. इसलिए इतना क्रूशियल होने वाला है. लेट्स सी, रिंकू विल आल्सो हैव अ पॉइंट टू प्रूव. वर्ल्ड कप के स्क्वाड में रिजर्व्स में है, मतलब सिलेक्ट तो हुआ नहीं है बेचारा. सो कमिंग टू द प्रेडिक्शंस, ठीक है, ऑफ कोर्स वानखेड़े में मैच है, मुंबई और केकेआर का मैच है, तो मुंबई को यूजुअली एडवांटेज होती है. आई थिंक लॉजिकली स्पीकिंग, कीपिंग द हिस्ट्री असाइड, इट इज जेन्युइनली 50-50 राइट नाउ. अब मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं केकेआर का फैन हूँ. एक टीम ऊपर से सेकंड है, एक टीम नीचे से सेकंड है. दोनों ही टीम्स के अपने फायदे नुकसान है. दोनों टीम्स की डेप्थ वन ऑफ द बेस्ट है, दोनों टीम्स की स्क्वाड वन ऑफ द बेस्ट है ऑन पेपर. बट ऑन फील्ड एक टीम अभी सेकंड पे, एक टीम सेकंड लास्ट है. एंड ये कोइंसिडेंस नहीं है. देयर इज अ रीजन व्हाई केकेआर हैव बीन परफॉर्मिंग सो वेल एंड व्हाई मुंबई हैज स्ट्रगल्ड सो मच. ऐसा नहीं है कि सिर्फ लक के ऊपर है ये चीज. फॉर दोज रीजंस, अगर गैप इतना बड़ा है तो आप कितना भी हिस्टोरिकली डोमिनेंट हो, साइकोलॉजिकली आपका फैक्टर हो, मैं कैसे इग्नोर कर दूं इतने बड़े गैप को करंट आज की स्थिति में. एंड हिस्ट्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आज के डेट पे आप क्या स्टैंड करते हो. सबसे इंपॉर्टेंट वही है. एंड ये तो मुंबई इंडियंस की ग्रेटनेस है कि मैं फिर भी ये रिकॉर्ड को 50-50 ही कह रहा हूँ. अगर मुंबई के अलावा कोई भी और टीम होती जो कि सेकंड लास्ट पे होती और केकेआर सेकंड पे होती, तो मैं डेफिनेटली केकेआर को एडवांटेज दे रहा होता भाई. सिर्फ मुंबई इंडियंस है इसलिए मैं 50-50 कह रहा हूँ. एंड कोई बड़ी बात नहीं अगर मुंबई जीत भी जाए तो. एज ए सेड बिफोर, मुंबई इंडियंस से क्या में प्रॉब्ली ये बात चल रही होगी कि ये केकेआर से मैच है, घर पे मैच है, इसको हम एज ए कमबैक मैच ट्रीट कर सकते हैं. बट केकेआर के पास शायद इससे बेटर चांस रिसेंट ईयर्स में नहीं रहा है टू रिवर्स देयर रिकॉर्ड एट द वानखेड़े. एंड फॉर दैट रीजन आई थिंक इट इज़ अ टोटल 50-50 कॉल. गौतम गंभीर के आने से भी बहुत फर्क पड़ेगा हमारी मेंटालिटी पे. होपफुली वी विल नॉट बी चोकिंग दिस टाइम. बट इन सेइंग दैट, प्रॉब्ली अगर मुझे फिर भी एक कॉल देनी है, आई एम स्टिल गोइंग टू से केकेआर. 51-49 कर देता हूँ मैं, चलो. बट डोंट बी सरप्राइज अगर मुंबई इंडियंस जीतती है तो. दे विल ऑलवेज हैव दैट साइकोलॉजिकल एडवांटेज ओवर केकेआर जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट current nature of the format and the performances. Maybe 51 KKR, 49 Mumbai Indians. Hope the best happens. Now coming to the most controversial or rather most important segment of this podcast and perhaps अगले 1-1.5 महीने के लिए जो सबसे important segment होने वाला है. India has announced their squad for the T20 World Cup and I think naturally चीज़ expected ही थी कि काफ़ी लोग बहुत गुस्सा हैं इससे and कुछ लोग surprisingly थोड़ा खुश भी हैं. एंड मैं उन दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल में लाइक करता हूँ. आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मैं सो रहा था जब ये टीम अनाउंस हुई थी एंड मैं सो के उठ के मैंने देखा तो मेरे फ़ोन पे वही नोटिफिकेशन आए हुए थे हर ऐप से कि इसकी टीम अनाउंस हो गई, ये होगी, वो हो गई. मैंने देखा इंडिया की स्क्वाड आई हुई है. पता है मैंने जब स्क्वाड देखनी शुरू करी ना, एक तो मैं आधी नींद में था, मैं स्क्वाड देखनी शुरू करी, मैंने देखा अच्छा पंत को भी ले रखा है, अच्छा सैमसन को भी ले रखा है, अच्छा सिराज को भी ले लिया है, अच्छा जडेजा, अक्षर पटेल सबको ले लिया है, पर चहल को भी ले लिया है. तो मतलब ऐसा लग रहा था कि यार वाह, जो हमें लग रहा था हार्ड कॉल्स होने वाले हैं, हार्दिक को भी ले लिया, दुबे को भी ले लिया, ऑलमोस्ट हर किसी को लिया है टीम में. एंड इट फेल्ट वेरी नाइस कि आपने ऑलमोस्ट हर पॉसिबल डिजर्विंग बंदे को एक चांस दिया है. फिर मैं देखा रिंकू सिंह नहीं है और वो तो मुझे मेरी शक्ल लग रही
ये एक्सप्रेशन आया मेरे दिमाग में कि यार अच्छा हाँ, अल्टीमेटली किसी एक को तो सैक्रिफाइस होना ही था। ये पॉसिबल ही नहीं कि हर डिजर्विंग बंदे को जिसके लिए सोशल मीडिया पर रैलिंग हो रही है हर किसी को सेलेक्ट कर लिया जाए। मेरे सिर्फ 15 प्लेयर सेलेक्ट हो सकते हैं। तो मेरा इनिशियल रिएक्शन बहुत पॉजिटिव था क्योंकि मैं जेन्युइनली सरप्राइज था कि इन लोगों ने ऑलमोस्ट हर किसी को टीम में कैसे ले लिया। एंड सो आई वुड स्टार्ट बाय सेइंग कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो ना इस सेगमेंट में, देखो पहली बात तो क्या है, बिफोर यू जंप टुवर्ड्स एनालाइजिंग द स्क्वाड, देखो आप और मैं हम सब एक ही टीम पे, हम सब चाहते हैं कि इंडिया का भला हो, ठीक है। तो मैं ज़बरदस्ती में डिफेंड नहीं करने वाला बीसीसीआई को। आई डोंट थिंक दिस स्क्वाड इज़ परफेक्ट, बट मुझे लगता है कि हमें ब्लाइंडली क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज आपकी पसंद का एक प्लेयर नहीं आया या फिर आपकी जो आइडियोलॉजी है उससे मैच नहीं करी बीसीसीआई की आइडियोलॉजी। बिकॉज इसमें रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने भी दिमाग लगाया है, ठीक है। तो सब ने कुछ सोच समझ कर ही करा है एंड वो हमसे ज़्यादा जानते ही होंगे डेफिनेटली। सो लेट्स ट्राई टू लॉजिकली एनालाइज कि कहाँ पे चीज़ें बेटर हो सकती थी एंड कहाँ पे एक्चुअली लोगों ने परफेक्शन के साथ नेल करा है। सो एकदम लॉजिकली अनबायस्ड होकर एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद आप अपना कमेंट देना बिकॉज आई नो बहुत ही टची टॉपिक है ये। बट एक बार वीडियो को पूरी एंड तक देखो, एंड तक देखने के बाद कमेंट करना, फिर भी अगर आप किसी चीज़ से अग्री डिसएग्री करते हो तो ठीक है। दैट विल बी माई रिक्वेस्ट टू यू। कई लोगों मैं देखता हूँ बिना पूरी वीडियो देखी कमेंट कर देते हैं, फिर पता चलता है कि जो उन्होंने कमेंट करा मैंने ऑलरेडी कवर करा हुआ वीडियो में। मैं ऑलवेज टेल देम कि भाई वीडियो पूरी देख तो लो पहले, तो पहले पूरी वीडियो देखना एंड देन लेट मी नो योर थॉट्स। पहले डिसाइड करते हैं, स्टार्ट करते हैं इनफैक्ट कि क्या प्लेइंग 11 या फिर क्या स्क्वाड आई हुई है हमारी, फिर प्लेइंग 11 बनाएंगे। चलो बैट्समैन की बात करें, रोहित शर्मा है, विराट कोहली हैं, सूर्य कुमार यादव हैं एंड यशस्वी जायसवाल है। ये 4 बैट्समैन हैं स्क्वाड के अंदर। विकेट कीपर संजू एंड ऋषभ पंत दोनों हैं, विच मीन्स केएल राहुल नहीं है। ऑलराउंडर्स में जडेजा, अक्षर पटेल, पांड्या एंड शिवम दुबे, ये चारों को सेलेक्ट करा गया। सो दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट कॉल। अगर मैं बॉलर्स की बात करूं, अर्शदीप, बुमराह, सिराज, कुलदीप एंड चहल, ये 5 हमारे पास बॉलर्स भी हैं। तो देर इज अ फेयर मिक्स एंड अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट प्रोफाइल्स इन द स्क्वाड। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। पहली बात तो ये, ऐसा नहीं कि सिर्फ बैट्समैन ही भर लिए हैं या सिर्फ बॉलर ही भर लिए हैं, बॉलिंग में भी स्पिन और पेस में अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है। एक पॉइंट सबके दिमाग में आएगा कि हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन क्यों बनाया गया। देखो कई लोग कहेंगे कि यार किसी और को कैप्टन बना देते, ये करते वो करते, स्काई को बना देते, बुमराह को बना देते। फर्स्टली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बना भी रहे हो तो बना दो बुमराह को कैप्टन, मतलब कोई इशू है नहीं मुझे। आई डोंट थिंक वाइस कैप्टन का वैसे भी इतना मैटर करेगा। बट हार्दिक पांड्या क्यों बनाया गया, बिकॉज ही वॉज सपोज टू बी द गाय जो कि टेक ओवर करने वाला था रोहित शर्मा से ऑल दिस वाइल सिंस द लास्ट T20 वर्ल्ड कप। एंड अब आप मुझे ये कह रहे हो कि सीधा वर्ल्ड कप से 1 महीना पहले हम आके एकदम से चेंज कर दें अपने प्लान्स, जो पिछले 2 साल से हम जिसके ऊपर बैक कर रहे थे। तो आई थिंक बीसीसीआई से अनफेयर हो गई एक्सपेक्ट करना। कई लोग कहेंगे कि हार्दिक पांड्या ने कौन सा खेला है इतने टाइम तक, बट दे आर फॉरगेटिंग कि अभी वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज हुई थी, वहाँ पर भी वो खेला था T20s। इट इज़ ओनली आफ्टर दी ODI वर्ल्ड कप कि वो नहीं खेल पा रहा है, वरना ही वॉज दैट वन गाय जो कि T20s खेल रहा था। इनफैक्ट बुमराह, केएल राहुल, अपना विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये लोग नहीं खेल रहे थे तब। ये सारे प्लेयर्स ग्रूम हार्दिक पांड्या के अंडर हो रहे थे। तो आई अंडरस्टैंड वाई बीसीसीआई वुड मेक हार्दिक पांड्या द वाइस कैप्टन। मतलब वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपना वो जो एक सेंस ऑफ गुस्सा जो है ना, या फिर एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो वो अभी थॉट है दिमाग में, एक बार उसको साइड में करके एक बार लॉजिकली ठंडे दिमाग से सोचो एज अ थर्ड पर्सन। क्या बीसीसीआई ने जो करा वो गलत है? आई थिंक आई अंडरस्टैंड व्हाई दे डिड दिस, इट मेक्स सेंस। मैं ये माना नहीं कर रहा हूँ कि बुमराह को नहीं बना सकते थे या स्काई को नहीं बना सकते थे। आई थिंक व्हाट बीसीसीआई डिड मेक्स मोर सेंस दो। सो वहाँ तो बात हो गया हमारे वाइस कैप्टनसी के रूल की। एनीवे इट इज नॉट गोइंग टू मैटर मच, ठीक है। रिजर्व्स में शुभमन गिल, रिंकू, आवेश एंड खलील अहमद, ये 4 होने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ी हम लोग डिबेट कर सकते हैं, इसके ऊपर भी आगे बात करेंगे, ठीक है। पहले तो ये 15 प्लेयर्स हैं। बिफोर वी गेट इन टू क्वेश्चनिंग कि कौन डिजर्व करता है कौन नहीं करता, आई थिंक सबसे एसेंशियली कि हम पहले से प्लेइंग 11 बनाए अपनी, एंड तब मैं आपको बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि कौन क्यों कहाँ पे डिजर्व करता था और कौन नहीं करता था। बिकॉज अभी भी ना कई लोग सिर्फ और सिर्फ बिकॉज दे डोंट लाइक हार्दिक पांड्या या फिर एनी अदर प्लेयर, या फिर उन्हें लगता है कि इस बंदे ने परफॉर्म नहीं करा तो उसको सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, पर वो ये लार्जर इमेज अपने ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स में भूल जाते हैं कि भाई एक्चुअली वो बंदा क्या बैलेंस और क्या रोल लेके आ रहा है टीम पे। तो पहले टीम बना लेते हैं, फिर वील गेट टू नो कि क्यों एक प्लेयर सेलेक्ट हुआ है, बिकॉज वो क्या वैल्यू लेके आ रहा है टेबल पे उस प्लेइंग 11 में, वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो प्लेइंग 11 की बात करते हैं। इट इज़ वेरी क्लियर नाउ कि विराट कोहली ओपनिंग नहीं करने वाला, एंड आई एम वेरी हैप्पी। मुझे पर्सनली समझ में नहीं आता कि जब लोग कहते हैं कि विराट कोहली ओपनिंग करनी चाहिए रोहित शर्मा के साथ, तो मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से नहीं हूँ पर्सनली। मुझे लगता है 1 डाउन पे स्टिक करना चाहिए। सो रोहित शर्मा एंड यशस्वी जायसवाल, दे विल बी ओपनिंग। लेफ्ट हैंड राइट हैंड ऑप्शन तो है ही, बट मोर इंपॉर्टेंटली
वी हैव 2 एक्सप्लोसिव ओपनर्स नाउ. सीधा अपना लॉजिकल अप्रोच है, वन साइड अप्रोच है, देखो और मारो. एंड दिस इज वॉट आई थिंक is one of the biggest improvements over the 2022 T20 World Cup. And for that, once again, the selectors deserve some credit. Jaiswal and Rohit opening, Kohli 1 down पे आएंगे. अब कोहली को कहेंगे 1 down पे क्यों ला रहे हो? देखो भाई, कोहली has been acing it for India at the number 3 position. कई लोग कह रहे थे कि यार विराट कोहली ओपनिंग कर रहा है अभी IPL में, तो उसको ओपनिंग ही कराओ. बट फिर वही लोग, सेम लोग कहते हैं कि विराट कोहली के स्ट्राइक रेट इशूज़ भी हैं जो कि मेजरली IPL में ही निकल के आ रहे हैं. एंड फिर कहेंगे नहीं, कोहली को सिलेक्ट करो बिकॉज वो इंडिया से अच्छा खेलता हुआ आ रहा है. तो रिगार्डलेस ऑफ द IPL एफ स्ट्राइक रेट, उसने इंडिया से हमेशा परफॉर्म करा है. आई थिंक विराट कोहली के फैंस भी यही कहते हैं कि विराट कोहली ने इंडिया के लिए हमेशा क्लच परफॉर्मेंस दी है, तो डेफिनेटली बनता है. अब मैं अग्री करता हूँ, बट वो कहाँ दी है? नंबर 3 पे दी है ना, ओपनिंग करके तो नहीं दी है. तो फिर अगर हम उसको इस बेसिस पे सिलेक्ट कर रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप पे हमेशा इंडिया के लिए अच्छी परफॉर्मेंस देता है, तो माइट एज वेल स्टिक द रोल जहाँ पे वो करता है ये परफॉर्मेंस, विच इज नंबर 3. तो आई थिंक यहाँ पे पूरा सेंस बनता है उसको नंबर 3 पे खिलाने का. विराट कोहली एट नंबर 3. नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव होंगे. नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या होंगे, विच इज ऑल्सो अ ग्रेट डिसीजन बिकॉज हार्दिक पांड्या अभी मुंबई से भी मेजरली नंबर 5 नंबर 6 पे बैटिंग करते हैं, तो रोल कभी ज़्यादा चेंज नहीं है. हार्दिक पांड्या एट नंबर 5. कई लोग क्वेश्चन करेंगे हार्दिक पांड्या क्यों, अभी एक्सप्लेन करता हूँ, टेंशन ना लो. नंबर 6 पे हमारे विकेट कीपर होंगे ऋषभ पंत या फिर संजू सैमसन में से. ऑन करंट फॉर्म किसी को भी ले लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है. आई थिंक ऋषभ पंत के पास एडवांटेज क्या है कि वो खुद ही नीचे बैटिंग करता है. संजू सैमसन नंबर 3 का बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है वो. तो शायद इस रीजन से हम लोग ऋषभ पंत को खिलाएंगे. बट पर्सनली आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद आइदर ऑफ देम. तो तुम्हें जो मन है उसको रख लो प्लेइंग 11 में, ठीक है. वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, विकेट कीपिंग करेगा एंड बैटिंग वहीं पे करेगा. नंबर 7 पे रविंद्र जडेजा होंगे मेरे लिए. नंबर 8 पे कुलदीप यादव. नंबर 9, 10 और 11 पे अभी के लिए मैं तीनों पेसर रख रहा हूँ, बुमराह, सिराज एंड अर्शदीप, ठीक है. अभी ऐसा होगा कि नहीं उसको भी आगे डिस्कस करते हैं, बट ये होने वाली है हमारी प्लेइंग 11 वर्ल्ड कप के लिए. एंड मैंने अभी इससे पहले भी जितने डिस्कशंस करें, जो प्लेइंग 11 मैंने बनाई है हमेशा, चाहे वो दूसरों के चैनल पे या अपने चैनल पे, इट इज़ ऑलमोस्ट बीन ऑलवेज द सेम. पिछले 2-3 महीने के तो मेरे पॉडकास्ट देख लो, हमेशा मैं यही लाइनअप बोलता आता था. सिर्फ बॉलिंग में 1-2 चेंजेस थे ऊपर नीचे, वरना मोर और लेस हमेशा से मेरी लाइनअप यही रही है. तब मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुई देख के. आई थिंक वो लोग ज़्यादा गुस्से में जो कि थोड़ा सरप्राइज है चीज़ देख के. बट मैं हमेशा से तुम्हें 2-3 महीने से समझाता हुआ आ रहा हूँ कि यही होने वाला है, तो मैं तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ. अब इसमें जो 4 प्लेयर्स बेंच पे बैठने वाले हैं, विच इज़ शिवम दुबे, अक्षर पटेल, चहल एंड ऋषभ पंत या फिर अपना सैमसन में से कोई भी एक जो भी बाहर बैठेगा, ये 4 प्लेयर हमारे बेंच पे होंगे, ठीक है. तो इन 4 प्लेयर्स का रोल कब आएगा? क्योंकि अभी तो हमने प्लेइंग 11 बना दी, बट ये तो बचे 4 प्लेयर हैं, इनका रोल कब होगा, इन्हें कब खेलने का मौका मिल सकता है, किस सिचुएशन में खेलने का मौका मिल सकता है प्लेइंग 11 के अंदर, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. देखो, पहली बात तो मैंने प्लेइंग 11 चूज क्यों करी है, मैंने हार्दिक पांड्या को चूज क्यों करा है, BCCI ने हार्दिक पांड्या को चूज क्यों करा है. जितने भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना हार्दिक पांड्या को, अगर तुम परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ. आई थिंक हार्दिक पांड्या ने कुछ भी खास नहीं करा है सिंस द वर्ल्ड कप कि उसको हम कहें कि वो वर्ल्ड कप में डायरेक्टली एंट्री डिजर्व करता है आफ्टर एन इंजरी. मैं मना नहीं कर रहा हूँ उस बात को. मेरे को एक प्लेयर बता दो जो कि हार्दिक पांड्या की जगह एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का रोल खेल सकता है टीम के अंदर. और अगर तुम शिवम दुबे का नाम लेने वाले हो, देन आई विल सजेस्ट यू टू रिसर्च मोर एंड देन कमेंट, बिकॉज शिवम दुबे ने कब बॉलिंग करी लास्ट टाइम? अफगानिस्तान वाली सीरीज में. कैसी बॉलिंग करी थी, याद कर लो जाकर. IPL में बॉलिंग करी. क्या वो बॉलिंग करेगा तो भी वो हार्दिक पांड्या जितनी अच्छी बॉलिंग कर सकता है? बिना किसी बायस के बताना. आई थिंक हम सब एग्री करेंगे कि हार्दिक पांड्या बेटर बॉलर है, ठीक है. अब आप कहोगे कि यार फास्ट बॉलिंग में रखना ही क्यों है, क्या फर्क पड़ता है, बैट्समैन खिला लो, शिवम दुबे को एज अ बैट्समैन खिला लो. शिवम दुबे एज अ बैट्समैन ही खेलेगा, पहली बात तो आई एग्री. क्यों हार्दिक पांड्या का खेलना टीम में इनएविटेबल है, ये चीज़ मैं 100 बार बोल चुका हूँ पहले के स्ट्रीम्स पे, एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल फेल टू अंडरस्टैंड दिस. हार्दिक पांड्या अगर टीम में नहीं होगा ना, मान लो हार्दिक पांड्या की जगह हम लोग से ऋषभ पंत और संजू सैमसन दोनों को खिला लें, या फिर किसी और बंदे को खिला रहे होते टीम के अंदर, दुबे को खिला लें, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 बॉलर्स हैं, जडेजा, कुलदीप एंड देन द 3 पेसर्स. उसी में से फिर आप कभी चहल लोगे, जो भी लोगे उसकी डिस्कशन करेंगे आगे. एंड अगर आप अभी भी कन्विंस्ड नहीं हो या फिर इस चीज़ को रियलाइज नहीं कर रहे हो कि मॉडर्न डे T20s में आप सिर्फ 5 बॉलर्स के साथ कभी नहीं जा सकते, तो भाई आई एम सो सॉरी फॉर यू. देन फिर मैं डिबेट भी नहीं कर सकता आपसे. यू जस्ट बिलोंग टू अ डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड प्रॉब्ली यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट द चेंज दैट हैज बीन कमिंग इन द T20 फॉर्मेट. बिकॉज जेन्युइनली हम लोग फिर डिबेट कर ही नहीं सकते इस बात पे. फिर तुम एक डिफरेंट अप्रोच से आ रहे हो एकदम,
और वो अप्रोच आज से 6-7 साल पहले तक ठीक था. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट राजस्थान रॉयल्स भी ये कर रही है अभी आईपीएल में, बट वो कब तक कर पाएंगे वो भी देखने वाली बात है. प्लस उनके पास हर प्लेयर ऑलमोस्ट फॉर्म में है अभी, यहाँ पे वो लग्जरी नहीं है. आज के टाइम पे बैटिंग जो हम लोग इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की तारीफ कर रहे होते हैं वो क्यों करते हैं T20s में, या फिर आईपीएल में केकेआर की तारीफ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? दे हैव 11 प्लेयर्स में से 8-9 प्लेयर बैटिंग करते हैं, एंड दिस इज डिस्पाइट द इम्पैक्ट प्लेयर. बाय द वे ये इसका करेक्ट इम्पैक्ट प्लेयर को मत दो, उनकी टीम के कॉम्बिनेशन इम्पैक्ट प्लेयर के बिना भी ऐसा है. यही तो फायदा है, यही तो मॉडर्न T20 गेम है. अगर तुम्हारे पास 11 में से 8-9 बैट्समैन नहीं है तो तुम ऑल आउट अप्रोच नहीं रख सकते. सेम रीजन वाई रोहित शर्मा एंड राहुल द्रविड़ वांटेड शार्दुल ठाकुर एट नंबर 8 इन दी वर्ल्ड कप, एंड मानो ना मानो वो चीज़ हमें कॉस्ट करी है फाइनल में. राहुल द्रविड़ ने खुद कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है. तब उसको सब गाली देते थे, तब लोगों को समझ में नहीं आता था. आज शायद समझ में आ गया हो, अभी भी नहीं आ रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता. आई कैन नॉट हेल्प यू, आई एम सॉरी. सिमिलरली बॉलिंग में भी अगर आप सिर्फ और सिर्फ 5 बॉलर्स रख रहे हो, यू आर बेसिकली आस्किंग फॉर अ डिजास्टर इन द नॉकआउट्स. क्यों? अगर आपके पास 5 बॉलर्स हैं तो आपको हर किसी से 4 ओवर कराने ही पड़ेंगे. अगर मान लो उस दिन, क्योंकि ऐसे दिन तो रेगुलरली आएंगे नहीं जहाँ पे 5 बॉलर्स का दिन बहुत अच्छा चल रहा है. लेट्स बी ऑनेस्ट, दैट्स नॉट हाउ नेचर वर्क्स. हर किसी का दिन हर दिन अच्छा हो ऐसा तो होने नहीं वाला. इट इज बट नेचुरल टू एक्सपेक्ट कि कम से कम एक बॉलर का दिन तो बुरा जा रहा होगा. शायद एक बॉलर उस दिन 2 ओवर डाल के 40 रन खा चुका होगा. अब क्या हम उसे फोर्स करें कि आप जबरदस्ती 2 ओवर और डालो जब आपका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा? फिर बैट्समैन कहाँ टीम का टोटल 200 हो सकता था, उसके बचे हुए 2 ओवर में और एक्स्ट्रा रन मार के 220 तक ले जाएं और फिर हम फाइनल हार जाएं. तो यू ऑलवेज नीड अ प्रॉपर बॉलर हु कैन बी यूज्ड एज अ 6th बॉलिंग ऑप्शन, एंड दैट इज गोइंग टू बी हार्दिक पांड्या. आज की डेट में मॉडर्न T20s में सिर्फ 5 बॉलर्स के साथ जाना सुसाइडल है, एंड आई बिलीव वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस. तुम्हें जितना भी डिबेट करना है कर लो, बट तुम इस लॉजिक को काउंटर कैसे करोगे? अगर एक बॉलर का दिन बुरा जा रहा है और एक बॉलर, मतलब 5 में से 4 बॉलर का दिन अच्छा जा रहा है, बहुत बढ़िया आउटकम में लेके चल रहा हूँ कि सिर्फ एक ही बॉलर का दिन बुरा जा रहा है. यूजुअली ऐसा भी नहीं होता. कोई बड़ी बात नहीं कि 2-3 बॉलर्स का दिन अच्छा ना जा रहा हो, तो हाँ बस कोई ऑप्शन ही नहीं है और कोई. फिर क्या रोहित शर्मा बॉलिंग कर रहा होगा? तो यू ऑलवेज नीड अ 6th बॉलिंग ऑप्शन, एंड वो और कौन प्रोवाइड कर रहा है हार्दिक पांड्या के अलावा? नीतीश रेड्डी. उसको लेके जाओगे वर्ल्ड कप में. So even though Hardik Pandya is not performing, he is lucky enough to have a niche, such a niche. एक ऐसा जो कहना यूनिक सेट ऑफ प्लेयर्स के अंदर वो लाया करता है, लाइक शार्दुल ठाकुर, जो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का ऑप्शन होता है, कि वो बैटिंग और बॉलिंग में आपको एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड करके दे रहा है, डेप्थ बढ़ाकर दे रहा है, एंड वो जरूरी है आजकल यार. आजकल की नीड है वो T20s में. So हार्दिक पांड्या के सिलेक्शन पे आई होप आई हैव मेड दिस क्लियर व्हाई ही वाज सिलेक्टेड, एंड ही विल बी डायरेक्टली इन द प्लेइंग 11. एज अ बैट्समैन शिवम दुबे उससे डिजर्व करता है ज़्यादा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट शिवम दुबे अगर 70% भी बॉलिंग कर देता ना हार्दिक पांड्या के लेवल की, तो मैं उसको रख लेता टीम के अंदर, और वो डिजर्व भी करता है. बट अभी आफ्टर दिस लॉजिक दैट आई हैव एक्सप्लेन टू यू, ठंडे दिमाग से सोचना, फिर मुझे बताना, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग को अब बेंच में से प्लेयर्स खिलाने हो, देखो 3 पेसर्स ही हैं पूरे स्क्वाड के अंदर, और मैंने अभी उन तीनों को प्लेइंग 11 में रखा हुआ है. तो लाइकलीहुड इस चीज़ का हो सकता है कि सिर्फ 2 ही पेसर भी खेलें, विच मीन्स दैट देन परहैप्स यू कैन ऐड समबडी बिटवीन चहल एंड अक्षर पटेल, ठीक है. दैट वुड मीन 3 स्पिनर्स हैं, 2 पेसर्स हैं, और प्लस 2 पेसर्स प्लस हार्दिक पांड्या, मतलब 3 विद 3 हो गया. अगेन अनदर रीजन वाई हार्दिक पांड्या इज सो इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो हमें फॉर एग्जाम्पल मान लो अर्शदीप सिंह को हटा के अगर हम लोग बुमराह सिराज को खिला रहे हैं, तो हमने मान लो उनकी जगह पे चहल को खिला दिया या फिर अक्षर पटेल को खिला दिया, तो इन दोनों का रोल ऐसे बन सकता है. या फिर जडेजा अगर खुदा ना खास्ता इंजर हो जाए तो अक्षर पटेल डायरेक्टली रिप्लेसमेंट बन जाएंगे. प्लस अक्षर पटेल के खिलाने का एक और फायदा क्या है, अभी इस लाइनअप में भी जो मैंने लाइनअप बनाई है, जडेजा के बाद कोई बैट्समैन है नहीं, एंड दिस इज द बेस्ट पॉसिबल, द मोस्ट डेप्थ ओरिएंटेड लाइनअप दैट आई हैव क्रिएटेड. बाकी लोग जो क्रिएट करके दे रहे हैं उसमें तो इतने ऑप्शंस भी नहीं है, उसमें बॉलिंग ऑप्शन ही 5 ही हैं सिर्फ. तो इस टीम में जो कि इंडिया की बेस्ट पॉसिबल डेप्थ वाली टीम हो सकती है, उसमें भी इतनी कम डेप्थ है कि बाकी टीम्स अगेंस्ट स्टैंड ही नहीं करती हैं. अभी हम लोग स्ट्रेंथ और वीकनेस पाएंगे स्क्वाड की. एंड सो फॉर दैट रीजन मे बी इन अ कपल ऑफ गेम्स दे कुड ट्राई अ केस जहाँ पे मान लो एक पेसर को कम करके अगर एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना ही है तो चहल के ऊपर अक्षर पटेल को खिला लिया जाए. एंड आई नो चहल हैज़ बीन ग्रेट, एंड उसका रिकॉर्ड उसको रिवॉर्ड उसको मिल गया स्क्वाड में आके.
बट अक्षर पटेल हैज़ बीन इक्वली गुड, प्लस नंबर 8 तक हमारी बैटिंग भी हो जाएगी। और फिर कई लोग मजाक उड़ाएंगे इस चीज़ का कि ये कीड़ा है, ये रोहित शर्मा की आदत है, ये भाई बिल्कुल सही आदत है, ये ज़रूरत है। फिर वही होगा, अगर डेप्थ नहीं होगी ना बैटिंग में, तो फिर रोहित शर्मा और जायसवाल के पास कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि हम पावर प्ले में ऑल आउट जाकर खेलें, कि हम आउट हो भी गए रिस्क लेकर, तो डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि बाकी लोग संभाल लेंगे। फिर उन्हें संभल के खेलना पड़ेगा, फिर तुम ही उनको गाली दोगे कि पावर प्ले में कम रन बन रहे। तो यू कैन नॉट हैव योर वे बोथ वेज, एक जगह पे तुम्हें सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। या तो बोल दो कि भाई रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ध्यान से खेलो, मत मारो 60 रन मत मारो पावर प्ले में, 40 रन ही मारो, पर विकेट मत लूज करो। या तो ये मान लो, या तो अगर चाहते हो कि वो 60-70 रन मारे पावर प्ले में, लेट देम हैव द डेप्थ दे वांट। एंड अक्षर पटेल का सिलेक्शन इसीलिए टीम में हुआ है, लाइक इट और नॉट, एंड आई सपोर्ट दिस सिलेक्शन। आइडियली जडेजा एंड अक्षर पटेल में लग नहीं आता दोनों सिलेक्ट होंगे, बट दे हैव सेलेक्टेड अक्षर पटेल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, टू एंटरटेन दिस कॉन्सेप्ट इफ नीडेड, एंड आई सपोर्ट दिस फुली। ठीक है, अगला बंदा कौन बचा? शिवम दुबे कब बैटिंग करने के लिए आ सकता है? आई थिंक शिवम दुबे को एज अ बैट्समैन ही ट्रीट करा जा रहा है। एंड मिडिल ऑर्डर में इफ यू सी, ऋषभ पंत या संजू सैमसन में से जो भी खेलेगा वो विकेट कीपर होगा, उसको हटा नहीं सकते। हार्दिक पांड्या बीइंग द ऑलराउंडर आई हैव एक्सप्लेन्ड, उसको हटा नहीं सकते। जडेजा बीइंग द ऑलराउंडर, उसको भी हटा नहीं सकते। तो ये 3 पोजीशन तो फिक्स्ड है। बचा कौन? सूर्य कुमार यादव। तो आई थिंक लॉजिकली अगर सूर्य कुमार यादव अनफिट होता है तो ही शिवम दुबे खेल सकता है। अगर शिवम दुबे हार्दिक पांड्या के जगह पे खेलता है, देन वंस अगेन यू आर मेकिंग द मिस्टेक ऑफ हैविंग जस्ट 5 बॉलर्स। दैट इज वाई हार्दिक पांड्या इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई जडेजा इज इंपॉर्टेंट। T20 का जो जमाना है ना, ये ऑलराउंडर्स का जमाना है, इसीलिए इम्पैक्ट प्ले रूल नहीं होना चाहिए। सो शिवम दुबे का खेलना आई थिंक तभी पॉसिबल होने वाला है, वरना तो मुश्किल ही लग रहा है मुझे। एंड इवन देन अगर खिलाना होगा तो आप यू कुड आर्ग्यू कि स्काई की जगह 1 डाउन पे या 2 डाउन पे संजू सैमसन को खिला सकते हो, दोनों कीपर्स को खिला लो। तो दुबे का खेलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। तो ये तो मैंने सारे केसेस डिस्कस कर लिए कि जो बेंच पे बैठा वो कैसे खेल सकता है। ठीक है, अब रिजर्व्स का क्या रोल होने वाला है वो डिस्कस कर लेते हैं। जो 4 प्लेयर है हमारे, गिल, खलील अहमद, आवेश खान एंड एक और था ना कोई, रिंकू सिंह। ऑफकोर्स रिंकू सिंह कैसे भूल सकते हैं। देखो भाई, रिंकू के लिए, रिंकू से स्टार्ट कर लेते हैं। रिंकू इज अनलकी। मैं कोई जस्टिफिकेशन, मैं तो खुद ही केकेआर फैन हूँ यार, मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं सोच सकता रिंकू सिंह को स्क्वाड में ना लेने की। लेट मी जस्ट स्टार्ट विद दैट। मुझे नहीं लगता कि रिंकू सिंह को ना लेने का कोई भी एक्सप्लेनेशन है। एक जो लॉजिक हो सकता है वो यही है, अभी मैंने खुद ही एक्सप्लेन करा कैसे हार्दिक पांड्या एंड जडेजा विल हैव टू प्ले, कैसे रिंकू एक विकेट कीपर नहीं है तो विकेट कीपर को भी खेलना ही पड़ेगा, वहां पे वो आ नहीं सकता। तो जगह कहाँ बनी रिंकू सिंह की टीम में? कहाँ बनी? सूर्य कुमार यादव की जगह पे, 2 डाउन पे। तो आई वुड पर्सनली राइट नाउ हैव स्काई। रिंकू सिंह इज नॉट अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, इज अ फिनिशर। रिंकू सिंह का अगर आप नोटिस करो, इंडिया की तरफ से जब भी वो खेला है उसने मैक्सिमम गेम्स नंबर 6 पे खेले हैं एंड कुछ गेम्स नंबर 5 पे खेले हैं। आधे से ज़्यादा मैचेस नंबर 6 पर ही खेले हैं उसने। तो रिंकू सिंह की स्पेशलिटी थी ही ये कि एज अ फिनिशर वो आ रहा है। अब अगर मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करूं कि रिंकू सिंह ऑन पेपर जो बंदा है, जो प्लेयर है, क्या वो डिजर्व करता है वर्ल्ड कप खेलने के लिए कि नहीं? हाँ करता है, ऑफकोर्स करता है। जो परफॉर्मेंसेज हैं उसकी डेफिनेटली करता है, बट उसमें तुम फिर कॉन्टेक्स्ट ले ही नहीं रहे हो पूरी टीम का, पूरी स्क्वाड का, क्या कॉम्बिनेशन है, क्या रोल होना चाहिए, क्या प्लेइंग 11 होगी, क्या सिचुएशन होगी। जब वो सारा कॉन्टेक्स्ट लोगे तो फिर तुम मुझे बता दो रिंकू सिंह की जगह प्लेइंग 11 में कैसे बन रही है। और अगर प्लेइंग 11 में नहीं बन रही तो तुम स्क्वाड में जो 4 बंदे हैं उनमें से किसको हटाओगे? चहल नहीं हट सकता, वो बॉलर है तो उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है उससे। अक्षर पटेल इज एन ऑलराउंडर, तो मोस्ट लाइकली उसका जडेजा वाला रिप्लेसमेंट है या फिर बैटिंग डेप्थ ऐड करने वाला रोल होने वाला है, विच वंस अगेन एज आई टोल्ड यू इज कंप्लीटली सपोर्टेड। पंत एंड सैमसन, ये एक हो सकता है कि आप एक ही विकेट कीपर लेके जाते हैं, एक को रिजर्व में डाल देते हैं, ये एक पॉसिबल हो सकता है। या फिर दुबे को हटा के रिंकू सिंह को लो, बिकॉज दोनों एज अ बैट्समैन ही खेल रहे हैं। अब आप क्या मुझे ये कह रहे हो कि क्योंकि पंत तो नहीं हटता, ये तो फैक्ट है, हम प्रैक्टिकली सोचेंगे, हम सपने नहीं बनाएंगे, बीसीसीआई पंत को तो नहीं हटाती। क्या आप मुझे ये कह रहे हो कि संजू सैमसन और शिवम दुबे कम डिजर्व करते हैं रिंकू सिंह से? आई थिंक दे ऑल 3 ऑफ देम इक्वली डिजर्व इट। इतना ज्यादा भी हवा बना देना सही बात नहीं होती है। मैं खुद बहुत बड़ा रिंकू का सपोर्टर रहा हूं, मैं केकर का सपोर्टर हूं, बट यार सैमसन और दुबे कम डिजर्व नहीं करते, तीनों इक्वली डिजर्व करते हैं। एंड सो एक हार्ड कॉल तो बननी थी। तुम ऐसे सोचो यार बीसीसीआई ने
चहल के लिए जो लोग कहते हैं उसको भी सिलेक्ट कर लिया, दुबे को भी सिलेक्ट कर लिया, संजू सैमसन को भी सिलेक्ट कर लिया जिसको करती नहीं थे कभी, पंत को भी सिलेक्ट कर लिया, हर किसी बंदे को जो तुम चाहते थे सबको सिलेक्ट कर लिया उनने। एक ना एक बंदा तो सैक्रिफाइस होना ही था, एंड इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि रिंकू हैड टू बी दैट गाय, बट आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैज बीन द केस। द ओनली वे रिंकू प्लेज इन द प्लेइंग 11 इज इफ जायसवाल और कोहली में से कोई एक ना खेले। एंड वंस अगेन प्रैक्टिकली बात करेंगे, क्या तुम्हें लगता है ऐसा होगा? नहीं होगा ना। क्या तुम चाहते हो कि विराट कोहली ना खेले? मैं तो चाहता हूँ खेले भाई, क्योंकि वही एक बंदा जो कि क्लच में परफॉर्म करके देगा। क्या तुम चाहते हो जायसवाल ओपनिंग ना करे? मैं तो चाहता हूँ करे भाई, क्योंकि मैं विराट कोहली से ओपनिंग नहीं करवा सकता। तो फिर रिंकू सिंह कहाँ खेलेगा? फिर तुम कहोगे हार्दिक पांड्या के जगह पे खिला दो, फिर 5 बॉलर हो जाएंगे। तो आई थिंक कॉम्बिनेशन के हिसाब से, मॉडर्न T20 गेम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिंकू सिंह स्क्वाड में शायद आ सकता था, बट देन वन सेकंड एट द कॉस्ट ऑफ समबडी एल्स जो कि इक्वली डिजर्व करता था। तो फिर अभी जो हम रिंकू के लिए रो रहे हैं, फिर हम उस बंदे के लिए रोते। समबडी हैड टू बी सैक्रिफाइस्ड। व्हाट इज गुड इज ये लोग एटलीस्ट रिजर्व्स का तो पार्ट है, दैट इज गुड। रिजर्व्स का पार्ट है। अब रिजर्व्स के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, बचे जो रिजर्व्स हैं, खलील अहमद और आवेश खान दोनों एज अ बैकअप हैं, विच क्लियरली मीन्स कि दिस कुड बी एन इंडिकेशन कि तीनों पेसर्स साथ में स्टार्ट कर रहे हो, कि बाय चांस कोई इंजर हो भी जाए तो बैकअप में हमारे पास रिजर्व्स में 2 प्लेयर्स हैं, 2 फास्ट बॉलर्स हैं, डायरेक्टली कोई बंदा आ सकता है। ये एक रीज़न हो सकता है क्यों बीसीसीआई या फिर इंडिया तीनों पेसर्स को प्लेइंग 11 में रखे, जबकि स्क्वाड में सिर्फ 3 पेसर हैं तो भी, क्योंकि बैकअप में 2 पेसर हैं रिजर्व्स में। एंड इन दोनों पेसर से सेलेक्ट होना बहुत अच्छी बात है भाई रिजर्व्स में। आर्ग्यूमेंट ये बन सकता है क्या इन्हें स्क्वाड में होना चाहिए था, स्पेशली आवेश खान। तो आई थिंक हाँ वो फेयर है, बिकॉज अर्शदीप सिंह से तो मैं बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हूँ। उसको वो बस पिछला वर्ल्ड कप खेला है तो उसका सपोर्ट मिल गया थोड़ा सा, बट लॉजिकली आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा सेंस बनता है उसका परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे, चाहे इंडिया से ले लो चाहे तुम अभी ले लो आईपीएल में। तो आई थिंक आवेश खान का एक केस बन सकता था, ऑल्दो आवेश खान के लिए भी फिर तुम ये कहोगे कि सिर्फ आईपीएल के बेसिस पे तो ले रहे हो और क्या करा उस बंदे ने, तो वो भी एक फेयर आर्ग्यूमेंट है। एंड वंस अगेन डोंट गेट टू रिएक्शनरी, हर किसी का लॉजिकल आर्ग्यूमेंट सुनो, क्या केस बन रहा है हर किसी का, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। तो आवेश खान के लिए हाँ एटलीस्ट ही इज अ पार्ट ऑफ द 19 पीपल दैट हैव बीन सिलेक्टेड, दैट इज गुड न्यूज़। खलील अहमद के लिए आप कह सकते हो कि क्या संदीप शर्मा को आना चाहिए था उस जगह पे। आई थिंक यहाँ पे वही सीन है कि अगर अर्शदीप सिंह इंजर होगा तो एक लेफ्ट आर्म पेसर एज अ रिप्लेसमेंट आएगा, इससे खलील को ले रखा है। तो ऑल्दो आई एम इम्प्रेस बाय बीसीसीआई कि खलील जैसे अंडररेटेड शाउट को उन्होंने कंसिडर करा है, बट संदीप शर्मा आई थिंक डिजर्व करता था। एंड यू कुड आर्ग्यू कि शायद संदीप शर्मा तो सिराज के ऊपर भी डिजर्व करता था शायद। सो पेस बॉलिंग का जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे शायद बीसीसीआई बेटर कर सकती थी, ये मैं अग्री करूंगा इस बात से, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, और कौन है यहाँ पे? गिल, शुभमन गिल का एज अ रिजर्व ले रखा है। बहुत लोग गुस्सा है इसके ऊपर भी। देखो शुभमन गिल का हम दोनों केस बनाएंगे, क्यों उसे नहीं खेलना चाहिए और क्यों उसे होना चाहिए, ठीक है। फिर विल ट्राई टू रीच टू अ कंक्लूजन। क्यों नहीं होना चाहिए बहुत सिंपल है, फॉर्म में नहीं चल रहा है, T20 में अभी सूटेड भी नहीं है उतना आज के मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, बट देन इज विराट कोहली ऑल्सो सूटेड, इज रोहित शर्मा ऑल्सो सूटेड, वो भी क्वेश्चनेबल है, बट वो लेजेंड है तो उनका खेलना बनता है। तो गिल का ओवर जायसवाल एज एन ओपनर तो डेफिनेटली चांस नहीं बनता था, तो जायसवाल को लिया गया स्क्वाड में, गिल को रिजर्व में डाला गया। अब गिल को क्यों रखा गया रिजर्व्स में ये सोचते हैं। मेरे लिए सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन है, जो कि मैं बीसीसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो क्या हो सकती है। तुम बताओ तुम अग्री करते हो कि नहीं? द ओनली एक्सप्लेनेशन इज वी नो दिस गाय हैज नॉट बीन अप टू द मार्क रिसेंटली, यू कैन नॉट डिनाई दैट दिस गाय इज the future for us. This guy has the potential to be an all format player or at least a wide ball player for sure. And if that is the case, then surely on the basis of performances he does not deserve to be in the squad, but the least we can do to keep him in the loop is to at least make him a part of the reserves so that he is a part of the experience, so that जब 2026 में इंडिया में वर्ल्ड कप हो तो at least he has some contact with how the World Cup is played, with how the ambience of T20 World Cup is, environment कैसा होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं एक प्लेयर के लिए। आई थिंक गिल को रखने का सिर्फ ये एक लॉजिक है कि दे वॉन्ट हिम टू बी केप्ट इन द लूप, कि यू आर अ पार्ट ऑफ द स्कीम ऑफ थिंग्स। हाँ अभी यू आर नॉट गुड इनफ टू बी इन द स्क्वाड, बट इसीलिए हमने तुम्हें रिजर्व्स में डाल दिया, बिकॉज टैलेंट या पोटेंशियल पे कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर लोग कहेंगे कि अभिषेक शर्मा को क्यों नहीं रख लिया, इसको क्यों नहीं रख लिया, उसको क्यों नहीं रख लिया। अभिषेक शर्मा को अभी तुम आईपीएल के बेसिस पे इतना हाइप अप कर रहे हो भाई, और वो फिर भी टॉप 5 टॉप 10 की लिस्ट पे नहीं आता शायद रन स्कोरर्स में, समझ रहे हो तुम। गायकवाड़ का केस कह सकते हो,
गायकवाड़ के लिए कह सकते हो। एंड सो विल मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज 8 ऐसे प्लेयर हैं जो कि थोड़े अनलकी हो सकते हैं, या फिर क्या रियलिटी उनके पीछे जो सेलेक्ट नहीं हुए। पहला जो पॉइंट है मेरा इसमें ये है कि जो जनरली जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करा है उन 4 प्लेयर्स की बात करते हैं। संदीप शर्मा, नटराजन, गायकवाड़ एंड बिश्नोई, ये 4 प्लेयर्स हैं। बिश्नोई को भाई लोग इतनी आसानी से भूल गए हैं, वो बंदा नंबर 1 रैंक T20 बॉलर था। एंड पता आई वुड मेक अ केस कि शायद उसका चहल से ऊपर खेलना बनता था। चहल को भी काफ़ी अभी अच्छा सपोर्ट मिला है पब्लिक से, तो उसका केस बना है स्ट्रॉन्ग। बट इफ यू सी, बिश्नोई इंडिया से अच्छा परफॉर्म करता हुआ था रिसेंटली, तो बाय दैट लॉजिक तो बिश्नोई का भी खेलना बनता था भाई वर्ल्ड कप के अंदर। वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है वहाँ पे। आई डोंट माइंड हैविंग चहल इन द स्क्वाड, बट यू कैन नॉट डिनाई कि फिर एट द कॉस्ट ऑफ अ गाय हु डिजर्व्ड इट इक्वली। आई थिंक बिश्नोई डिजर्व करता था। संदीप शर्मा का आई हैव ऑलरेडी सेड कि शायद वो एक ऐसा बंदा था जो कि स्क्वाड में होना चाहिए था, पॉसिबली ओवर समबडी लाइक अर्शदीप सिंह, बिकॉज इनके पास कौन सा बहुत एक्सपीरियंस है। सो इफ नॉट सिराज, एटलीस्ट अर्शदीप सिंह के ऊपर तो आ सकता था। नटराजन वंस अगेन बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस नहीं है, बट अगर एक लेफ्ट आर्मर लेके जाना ही है तो वाई नॉट हिम ओवर अर्शदीप सिंह। सो ये भी सोचने वाली बात है। एंड एक और जो बंदा था गायकवाड़। अब गायकवाड़ का ये है कि डिजर्व तो करता है भाई, इनफैक्ट रिसेंटली उसने स्ट्राइक रेट भी अच्छी कर ली है, बट किसके जगह पे आएगा स्क्वाड पे, ये वाली बात है। समझ रहे हो? जायसवाल को बेंच करना, मुझे नहीं लगता कि जायसवाल से ऊपर डिजर्व करता है गायकवाड़ भी खेलना, सिंपली बिकॉज ऑफ द प्रोफाइल। वो रोहित शर्मा वाले कैटेगरी का है। रोहित शर्मा हटेगा नहीं, कैप्टन है वो, नीचे बैटिंग करता नहीं गायकवाड़, और कोई ओपनर है भी नहीं स्क्वाड में कि हम बोले कि उसकी जगह पे आ जाता। तो आई थिंक गायकवाड़ को उसकी वजह से मिस करना पड़ा, बट वी कैन नॉट डिनाई दैट ही हैज परफॉर्म रियली वेल। 4 और ऐसे प्लेयर जो कि लोग हाइप तो कर रहे थे, लेकिन क्या सही में परफॉर्म करा है। नंबर 1 अभिषेक शर्मा, एज आई सेड, सिर्फ IPL के बेसिस पे तुम इतना हाइप कर रहे हो। एज इम्प्रेस्ड एज आई एम विद हिम, एंड आई एम श्योर कि उसको जिम्बाब्वे वाले टूर में रखना चाहिए। लेट्स बी ऑनेस्ट भाई, इतना भी कुछ नहीं कर दिया कि अभी उसकी टीम में वर्ल्ड कप में खिला दो। इट वुड हैव बीन अ ब्लंडर अगर उसे वर्ल्ड कप में डायरेक्टली चांस दे दिया जाता। एंड आई एम ग्लैड कि युवराज सिंह ने खुद ही बोल दिया कि अभी उसको 5-6 महीने और लगेंगे सेलेक्ट होने में, रेडी होने में। तो जो लोग भी ब्लाइंडली सपोर्ट करें अभिषेक शर्मा को, जाग जाओ, थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करो। सेकेंडली दिनेश कार्तिक, भाई कितना भी कर लो, अच्छा कर रहा है, वो कर रहा है। अब तो तुम ये भी नहीं कह सकते कि रन सबसे ज़्यादा है या फिनिश सबसे अच्छा कर रहा है। पिछले कुछ मैचेस से तो वो भी नहीं हो पा रहा। सेकेंडली पंत और सैमसन दोनों के रन भी बेटर है, स्ट्राइक रेट भी 160 के ऊपर है। तो आई डोंट थिंक दिनेश कार्तिक कोई सेंस बनता था यहाँ पे, जबरदस्ती का एजेंडा फैलाया जा रहा है वो। प्लस वर्ल्ड कप उसका रिकॉर्ड वैसे भी अच्छा नहीं रहा। आई डोंट वांट टू बैक हिम। KL राहुल के लिए कई लोग कह रहे थे आई एम हैप्पी कि BCCI ने वो चीज़ नहीं बैक करी, बिकॉज KL राहुल के लिए जितना मैं खुश हूँ उससे लेके वो एटलीस्ट ट्राई कर रहा है चीज़ें करने का, स्ट्राइक रेट बढ़ाने का, इंटेंट दिखाने का, खुद भी एक्नॉलेज करता है इस बातों को। रियलिटी इज वो कर नहीं पा रहा है अभी, जब कर लेगा तब बात करी जाएगी, अभी नहीं कर पा रहा। अभी भी उसकी स्ट्राइक रेट 100 के साथ ही होती है जब वो स्टार्ट कर रहा होता है। तो डजंट मेक एनी सेंस फॉर टू हैव राहुल ऑल्सो। एंड मुकेश, लास्टली मुकेश के लिए भी कई लोग केस बना रहे हैं कि मुकेश भी डिजर्व करता था। आई डोंट थिंक सो। वंस अगेन डेथ ओवर्स में उसकी बॉलिंग देखी है तुम लोगों ने? अभी मुंबई वाला मैच देखा था, पिछले मैच अगेंस्ट KKR तो वो टीम में भी नहीं आ पाया। उसने 2-3 विकेट लिए हैं एट टाइम्स, बट जस्ट लुक एट हिज एक्यूरेसी, ही लीक्स सो मेनी फुल टॉसेस। आई डोंट वांट दैट गाय। नहीं, मतलब उससे बेटर बहुत आवेश खान, खलील अहमद, संदीप शर्मा, नटराजन, ये लोग ज़्यादा डिजर्व करते हैं मुकेश शर्मा से। तो डेफिनेटली दैट शुड नॉट बी द केस। लास्ट सेगमेंट विच इज द स्ट्रेंथ्स एंड द वीकनेसेस ऑफ द स्क्वाड दैट BCCI हैज सिलेक्टेड। ठीक है, पहले स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं। दिस स्क्वाड एंड दिस प्लेइंग 11 दैट वी हैव मेड, इसमें जो बेस्ट पॉसिबल डेप्थ हो सकती थी इंडिया के लिए, बैटिंग और बॉलिंग डेप्थ, वो पॉसिबल हमने बना ली है इस स्क्वाड के थ्रू। इससे ज़्यादा डेप्थ नहीं हो सकती थी। तो आई थिंक बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर T20 हमने बना के दिया है इस स्क्वाड के थ्रू, एंड उसका हमें क्रेडिट देना चाहिए BCCI को। सेकेंडली, इस स्क्वाड में एक्सपीरियंस और पेडिग्री बहुत है, सारे नॉन प्लेयर्स हैं, सब पहले बड़े स्टेज पे खेल चुके हैं, तो एक्सपीरियंस की कोई एक्सक्यूज नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि एक्सपीरियंस नहीं था इसलिए हार गए। दे हैव गॉन ऑल इन विद द एक्सपीरियंस एंड इट इज ऑलवेज अ गुड थिंग टू डू। रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, इवन ऋषभ पंत, यू वुड से कुलदीप यादव को भी एक्सपीरियंस है बड़े वर्ल्ड कप खेलने का, बुमराह, जडेजा, सबके पास है। ठीक है, स्काई को भी हो चुका है, तो दे हैव गॉन विद द एक्सपीरियंस। थर्डली, जितनी भी बेसेस हैं, ऑलराउंडर, स्पिनर्स, पेसर्स, टॉप ऑर्डर बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, विकेट कीपर्स, सब फेयरली कवर कर रखे हैं। स्पेशली व्हेन यू इंक्लूड द रिजर्व्स इन द क्वेश्चन, ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट इन लोगों ने अच्छे से बैकअप के साथ तैयार करा है। इसको भी अगर लॉजिकली सोचोगे तो आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअली में हर सेगमेंट में ऑलमोस्ट एक आपके पास ऑप्शन है
रिप्लेस करने के लिए. दैट इज ऑल्सो गुड, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट बाय द वे जब आपके पास सिर्फ 4 सब्स्टिट्यूट्स हो तो. एंड अनदर वेरी बिग पॉजिटिव इज ओवर द लास्ट वर्ल्ड कप एक्सप्लोसिव ओपनर्स एंड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन टू सपोर्ट विराट कोहली. रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल अप टॉप, एक्सप्लोसिव बैट्समैन. मिडिल ऑर्डर में स्काई, हार्दिक पांड्या, अगर ऋषभ पंत होंगे तो वो, नहीं तो संजू सैमसन, सबके सब एक्सप्लोसिव हैं. और अभी तो मैं जडेजा को कंसिडर भी नहीं कर रहा हूँ. एवरीबडी इज नोन टू गो ऑल आउट व्हेनेवर नीडेड, सो दैट विराट कोहली के ऊपर वो इतना बर्डन ना हो स्ट्राइक रेट का. एंड सो यू कैन सी कि विराट कोहली को लेने के बावजूद वी हैव अ ग्रेट मिक्स ऑफ अ गाय दैट कैन प्ले टिल द एंड, ऑल्दो आई डोंट थिंक दैट इज रेलिवेंट राइट नाउ. But even if he chooses so, we have a lot of powerhouses around him to compensate for that. And ये एक बहुत ही skillfully develop करा गया बैटिंग ऑर्डर जो कि once again has unlimited potential. ठीक है. Coming to the last strength which is top class spinners. भाई spinners में कोई question ही नहीं है. पेस में क्वेश्चन होगा, स्पिनर्स में जडेजा, अक्षर पटेल, चहल, कुलदीप यादव सब टॉप क्लास है. किसी भी कंट्री में जाके स्टार्ट कर सकते हैं, इतने अच्छे स्पिनर्स हमारे. तो वन ऑफ द बेस्ट स्पिनिंग लाइनअप्स इन दिस वर्ल्ड कप फॉर श्योर. वीकनेसेस क्या हैं? ऑलमोस्ट नोबडी इन द स्टार्टिंग 11 राइट नाउ इज इन ग्रेट फॉर्म. बुमराह के लिए तुम कह सकते हो सिराज बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, अर्शदीप बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, कुलदीप यादव अच्छे फॉर्म में कह सकते हो, जडेजा बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है स्पेशली विद द बैट, हार्दिक पांड्या बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, सैमसन या पंत कह सकते हो, बट देन सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, रोहित शर्मा बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, जयसवाल बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, लेकिन कोहली अच्छे फॉर्म में है. तो यू वुड सी कि 11 में से प्रॉब्ली 3-4 प्लेयर अच्छे फॉर्म में है, लेकिन ऑलमोस्ट आधे से थोड़ी ज़्यादा टीम अभी आउट ऑफ फॉर्म ही चल रही है. तो एक्सपीरियंस को बैक करना एट द कॉस्ट ऑफ करंट फॉर्म, ये फिलॉसफी रही है इस टीम को चूज करते हुए. एंड आई डोंट माइंड बिकॉज एज दे ऑलवेज से क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्परेरी. तो these guys have the ability to come back into the form whenever needed. ये मैं इसमें बैक करने वाला हूँ. Secondly, batting depth, although इंडिया के लिए बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने क्रिएट करके दिया है स्क्वाड से, इट इज स्टिल वन ऑफ द वर्स्ट इन मॉडर्न T20s, स्पेशली व्हेन यू कंपेयर देम विद ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड. सिर्फ 7 बैट्समैन अगर अक्षर पटेल को खिलाओगे तब जाके 8 बैट्समैन होंगे, वो भी अनलाइकली है. तो T20s में बहुत, ये भी सुसाइडल चीज़ ही है भाई. जैसे मैंने कहा था ना, सिर्फ 5 बॉलर्स मत खिलाओ कभी. सिमिलरली कभी भी सिर्फ 7 बैट्समैन नहीं होने चाहिए, वरना फिर तुम ऑल आउट अप्रोच वाली टीम के साथ कंपीट ही नहीं कर पाओगे. तो ये प्रॉब्लमेटिक है बहुत ज़्यादा. एंड फिनिशिंग प्रॉब्लम्स हैं इस टीम में. फिनिशर कौन होने वाला है? रिंकू सिंह को तुमने हटा तो दिया, बट अब फिनिशर कौन होगा? अब ओनर्स है हार्दिक पांड्या, द विकेट कीपर जो भी होगा, एंड जडेजा. और क्या ये 3 एकदम सूटेड है फिनिश करने के लिए? मुश्किल है थोड़ा सोचना. एंड लास्टली, फास्ट बॉलर्स कौन है अपार्ट फ्रॉम बुमराह? सिराज को ले तो लिया, आई थिंक सिराज को भी लेना थोड़ा सेंस बनाता है बिकॉज यू आर बैकिंग एक्सपीरियंस. प्लस सिराज विद बुमराह इज अ डिफरेंट बॉलर दैन सिराज विदाउट बुमराह, बिकॉज नाउ ही हैज अ मेन बॉलर दैट ही कैन रिवॉल्व अराउंड. तब सिराज का बेस्ट निकल के आता है. अनफॉर्चुनेटली ही हैज नॉट शोन दैट लेवल ऑफ मेच्योरिटी कि वो खुद ऐसा बॉलर बन पाए, बट विद बुमराह ही कैन डू वंडर्स. प्लस अगर बाकी सारे बॉलर्स कोई खास फॉर्म में नहीं है फास्ट बॉलर्स, तो वाई नॉट गो विद समबडी हु हैज द एक्सपीरियंस. आई थिंक वही लॉजिक यूज हुआ है सिराज को लेने का, एंड सो सिराज मेक सेंस. बट क्या बाकी जो पेसर्स हैं हमारे, उन पे हम कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं ऑन द बिग स्टेज? आई डाउट. सो ये एक प्रॉब्लम है. बट ऑल इन ऑल टू सम दिस सेगमेंट अप, आई थिंक जो हमारे पास गिवन रिसोर्सेज थे और उनके ऊपर जो गिवन कंस्ट्रेंट्स थे, उन सबको अगर कॉन्टेक्स्ट में लिया जाए ना, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स दैट वी कुड हैव कम अप विद. एंड अगर तुम अभी भी डिसएग्री करते हो आफ्टर वॉचिंग द होल वीडियो कुछ पॉइंट से, या फिर तुम अभी भी फंडामेंटली डिसएग्री करते हो कुछ सिलेक्शन से, नाउ फील फ्री टू कमेंट. नाउ लेट मी नो if you have any other thoughts or any other approach towards selecting the lineup. Make sure to keep in mind the base of this selection, of the squad selection की playing 11 में we need more options. सिर्फ 5 bowling options नहीं होने चाहिए, सिर्फ 7 batting options नहीं होने चाहिए. एक ये फंडामेंटल चीज़ को दिमाग में याद रखना, एंड देन मेक श्योर कि आप क्या फील करते हो उसे कमेंट करके बताओ. ठीक है. मूविंग टू द लास्ट सेगमेंट विच इज़ द UCL. नॉट मच हाई स्टेक्स फॉर मी बिकॉज मैं तो बार्सिलोना का सपोर्टर हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है. बट रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख का मैच, जो कि स्टार्ट बड़ा ही बोरिंग तरीके से हुआ था. स्टार्ट भी गया, मतलब 10-15 मिनट तो बड़े इंटरेस्टिंग थे स्टार्टिंग के, बट फर्स्ट हाफ इवेंचुअली थोड़ा बोरिंग था. सेकेंड हाफ वॉज ऑन फायर. एंड राइट अवे लेट्स स्टार्ट विद द लाइनअप्स. ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे डिस्कशन में. बायर्न के लिए नॉयर स्टार्ट कर रहा था, पीछे किमिच, किम, डियर एंड माजरोवी, ये 4 हमारे बैक 4 में थे. लमायर एंड लाइमर बोलेंगे, लमायर बोल रहा हूँ मैं, लाइमर एंड गोरेत्स्का, ये हमारे डबल पिवट में थे. एंड उसके आगे साने, मूलर एंड मूसियाला, ये हमारे
यू वुड से फ्रंट 3 एंड अप टॉप फिर हमारे केन थे, तो फ्रंट 4 कह सकते हो एक तरीके से, 4-2-3-1 का सेटअप था. अगर हम लोग मैड्रिड की बात करें, लूनन ऑफ कोर्स बीइंग द गोलकीपर, मेंडी ऑन द लेफ्ट बैक साइड एंड राइट बैक की पोजीशन पे वास्केस थे. यहाँ पे कार्वाल इंजर्ड थे क्योंकि नाचो और रूडिगर हमारे सेंटर बैक्स थे, विच मीन्स कि चुआमेनी वुड नॉट बी स्टार्टिंग एज सेंटर बैक एंड सो कमाविंगा वुड नॉट बी एबल टू स्टार्ट. 4-4-1-1 की फॉर्मेशन थी या 4-4-2 कह सकते हो तुम. लेफ्ट मिड पे रॉड्रिगो, राइट मिड पे वैल्वर्दे, बीच में क्रूज एंड चुआमेनी थे, अप टॉप विनीशियस, उसके जस्ट पीछे बेलिंगम. तो ये तो हमारी लाइनअप हो गई. नाउ लेट्स कम टू द एनालिसिस ऑफ द गेम. देखो बायर्न म्यूनिख जब भी आउट ऑफ पोजेशन थी, दे वर प्लेइंग इन अ 4-4-2 एज वेल. अप टॉप केन और अपना मुलर थे, एंड फिर लेफ्ट साइड पे जो है ना वो साने था, राइट साइड पे मूसियाला था. एंड मैंने ये चीज़ देखती ही मैं नोटिस करी कि कहीं ये प्रॉब्लमैटिक तो नहीं होगा, एंड आई प्रूव हाउ दिस एक्चुअली केम आउट टू बी ट्रू. ठीक है, ये एक टैक्टिकल चीज़ है जो मुझे पसंद नहीं है बायर्न म्यूनिख से. साने को लेफ्ट साइड पे रखना, मूसियाला को राइट साइड पे रखना. आई थिंक प्रॉब्ली क्रॉसेस के चक्कर में सोच रहे होंगे वो, या कटबैक के चक्कर में. बट मैड्रिड का तो वही था भाई पूरा. आज प्रिपरेशन में थे कि अनदर टिपिकल हराम बॉल परफॉर्मेंस देनी है इनको, मैड्रिड वाले सिटी वाली परफॉर्मेंस को टॉप करना है, एकदम बेच जाएंगे पीछे. बिकॉज द स्टार्ट वॉज सच, बायर्न म्यूनिख को लिटरली हॉन्टिंग रियल मैड्रिड, डरा के रखा हुआ था उनको, सांस लेने का टाइम नहीं दे रखा था. एंड यू कुड आर्ग्यू कि शायद पहले के 15-20 मिनट में बायर्न म्यूनिख शुड हैव स्कोर्ड मोर, क्योंकि देयर वाज लिटरली नो साइट टू बी सीन जहां पे मैड्रिड जो है वो अपना हाफ छोड़ के बायर्न के हाफ में एक्सप्लॉइट या फिर इनरोड्स बना पाए. दैट इज हाउ वन साइडेड द फर्स्ट 15-20 मिनट्स वर. 0 गोल्स मारना उसमें से फॉर बायर्न म्यूनिख इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. बायर्न म्यूनिख ने अपना फर्स्ट हाफ के मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस जो थे ना वो पहले ही 15-20 मिनट में बना लिए थे. उसके बाद देन वी सी कि मैड्रिड स्लोली स्टार्ट्स टू मेक अ कमबैक. दे विल गेट द पोजीशन एंड दे विल गेट द बॉल इन पोजीशन, एंड व्हाट दे विल डू वेरी स्मार्टली इज टेम्पो एकदम से लो कर दो, एकदम जितना स्लो कर सकते हो टेम्पो को उतना स्लो कर दो. इसमें क्रूज का बहुत बड़ा हाथ था. इन इट वाज क्रूज जिसने एक बहुत ही स्टेलर बॉल डाली. 4 प्लेयर्स थे ऐसे बॉक्स में खड़े हुए, बीच में से निकाल दी, एंड किम मिन जे की इंडिविजुअल एरर हो गया, चलो ठीक है समझ में आता है. बट विनीसियस का जो रन था, a great run, great ball by Cruz to spot that run, and then a very clinical finish. And out of nowhere you saw how once again जो टीम पूरे मैच में डोमिनेट करते हुए आ रही है until that moment, that is the team which is losing against Real Madrid, because Madrid just got one chance and they made sure कि आप उसको convert कर रहे हो. And this is so admirable about Madrid even as a Barca fan. We can go back and forth on whether the game is beautiful or not, वो सब तो बातें ठीक है. प्राइमरी एम हमेशा जीतने का होना चाहिए. अगर आप इतना एफिशिएंट फुटबॉल खेल सकते हो ना कि आप पूरा पीछे बिछने के बाद भी अगर आपको एक चांस मिल रहा है उसको आप स्कोर कर दे रहे हो, तो भाई वी आर नोबडी टू क्वेश्चन मैड्रिड. देन तुम बायर्न को कितना भी कह लो ये करा वो करा, बड़ा सुंदर खेला, डोमिनेट करा वो करा, अल्टीमेटली फर्स्ट हाफ के एंड पे 1-0 क्या था, मैड्रिड ही थी ना. दिस इज हाउ फुटबॉल इज प्लेड. जो जीतेगा वही आगे जाएगा. सुंदरता, डोमिनेशन सब ठीक है, बट अगर तुम जीत नहीं रहे हो ना तो कोई फायदा नहीं उन चीज़ों का. एंड आई थिंक मैड्रिड ने वही करा, बिकॉज उस गोल के बाद देन मैड्रिड ग्रू इनटू द गेम, एंड फिर बायर्न के नंबर ऑफ चांसेस और कट होने लग गए. एंड आई वुड आर्ग्यू, मैंने सेम चीज़ सिटी के लिए कही थी, जब आपको पता है कि मैड्रिड ग्रो कर रही है गेम के अंदर और जैसे बॉल पोजीशन लूज करते हैं वो लोग पीछे बिछ जाते हैं सबके सब, ऐसे में व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल वे टू ब्रेक देम डाउन. बिकॉज अगर पूरी की पूरी टीम इस इंटेंशन से पीछे बैठी हुई है ना कि हमें आगे जाना ही नहीं है, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है उनके अगेंस्ट स्कोर करना. द मोस्ट लॉजिकल एंड द मोस्ट ईजी, द मोस्ट सूटेबल वे फॉर टीम्स लाइक सिटी एंड मैड्रिड, अपना बायर्न म्यूनिख इज मूव द बॉल फास्टर, रोटेट द बॉल फास्टर, मेक देम और फोर्स देम टू कमिट मिस्टेक्स. अगर गेम 1x की स्पीड पे चल रहा है तो डिफेंडर्स के पास ज़्यादा टाइम है टू डिसाइड इफ दे वांट टू कमिट अ डिसीजन और नॉट. अगर वही गेम को आप 1.5 या 2x की स्पीड पे चलाओगे तो डिफेंडर्स के दिमाग में कम टाइम है फिर टू प्रोसेस एंड एंटिसिपेट कि हमें क्या मूव फिगर आउट करना चाहिए. तभी तो गलतियाँ होती हैं, इनवॉलंटरी मिस्टेक्स तभी तो होती हैं. तो वो बायर्न ने पहले वो गोल कंसीड करने के बाद दिखा ही नहीं मुझे उनसे कहीं ना कहीं, एंड सो मैड्रिड गॉट अ वेरी इजी पास आफ्टर दैट. बिकॉज इसके बाद अगर मैं देखूँ फर्स्ट हाफ के एंड पे 48% पोजीशन था मैड्रिड का, सिर्फ 3 शॉट लिए, एक ही शॉट ऑन टारगेट था, वो गोल था.
बायर्न म्यूनिख ने 8 शॉट लिए जिसमें से मेजॉरिटी पहले 15 मिनट में थे, 6 शॉट पहले 15 मिनट में ले चुके थे, ऑन टारगेट सिर्फ एक है। लेकिन तो तुम में और मैड्रिड की एफिशिएंसी में फर्क क्या है? उन्होंने भी एक शॉट ऑन टारगेट लिया, तुमने भी लिया है, क्या क्या फायदा है इतना डोमिनेट करने का? ये सोचने वाली बात है। इससे पता और सरप्राइजिंग बात पता क्या है, मैड्रिड की XG 0.66 की थी आफ्टर फर्स्ट हाफ, बायर्न की XG 0.5 की थी। तो आफ्टर टेकिंग सो मेनी शॉट्स, आफ्टर डोमिनेटिंग लेफ्ट राइट सेंटर, आपकी XG भी मैड्रिड से कम है, जो कि सपोजिटली पूरे मैच में पीछे बैठी हुई थी। नाउ यू गेट द रियलिटी कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट सिटिंग बैक। मैड्रिड का गेम बहुत ही स्मार्टली प्ले आउट करता है। अगर आप पूरे टाइम पीछे बैठ कर भी सो कॉल्ड दूसरी टीम से ज़्यादा XG क्रिएट कर दे रहे हो ना, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए खेलने में। एंड इस बात को कोई लॉजिकली काउंटर कर सकता है तो करके दिखा दे। अगर मैं बायर्न की तरफ से एक और बात कहूँ जो मुझे प्रॉब्लमेटिक लग रही थी, पहले के 15 मिनट में ही प्रॉब्लमेटिक लग रही थी, साने ऑन द लेफ्ट विंग एंड मुसेला ऑन द राइट विंग, दोनों के पास ऐसे चांसेस आए थे जहाँ से वो स्कोर कर सकते थे, बट वो अपने रॉन्ग फुट पे थे उस टाइम पर और वो स्कोर नहीं कर पाए इसलिए। एंड मुझे तभी लग रहा था कि प्लीज़ ये चेंज तो तुरंत कर दो, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वाज डन। सेकेंड हाफ शुरू होते ही पहले तो गुरेरो आते हैं गोरेट्सा की जगह पे, एंड तुरंत मुसियाला को लेफ्ट विंग पे ले जाते हैं, साने को राइट विंग पे लेके आ जाते हैं, और तुरंत के तुरंत गेम बदल गया, तुरंत के तुरंत गेम बदल गया। देन वी सी आउट ऑफ नोवेयर साने जो है राइट विंग से आते हुए कट्स ऑन अ स्ट्रॉन्गर फुट, एक भर के शॉट मारता है ऑन द नियर पोस्ट, लूनन को बीट कर देता है। लूनन शुड बी डिसअपॉइंटेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, उसे रोकनी चाहिए थी बॉल वो, बट यू कैन नॉट टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम व्हाट साने डिड देयर। इट वाज एन एब्सोल्यूट बैंगर। उस गोल का क्रेडिट बहुत हद तक साने को जाना चाहिए। आई थिंक ही वॉज एब्सोल्युटली परफेक्ट इन दैट गोल। एंड जैसे ही हमने वो करेक्शन देखा ना, देन यू विल सी जस्ट आफ्टर दैट मुसियाला फ्रॉम द लेफ्ट विंग, अब वो भी इनरोड्स बना रहा है गोल के अंदर, बॉक्स के अंदर, उसके ऊपर भी पेनल्टी कंसीड होती है। वास्केस को क्या हमें ब्लेम करना चाहिए? देखो, कहने को तो कह सकते हो कि उसको ट्रेलिंग लेग उसने मार दिया अपना, बट अगर आप उसको अपने आप को उस पोजिशन पर रखोगे, यू विल योरसेल्फ इमेजिन कि यार जब आपको इतनी जल्दी जल्दी एक्शंस लेने पड़ते हैं ना, और आपका लेग ट्रेल कर रहा होता है पहले से, तो वो बहुत ही इनवॉलंटरी हो जाता है कि आपका पैर फिर फंस जाए किसी और से, उसको आप कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो थोड़ा हार्श हो जाएंगे अगर हम लोग कह रहे हैं वास्केस के ऊपर क्रिटिसाइज करने को, बट सच्चाई तो यही है कि उसी के चक्कर में पेनल्टी होती है। एंड हैरी केन बहुत ही कूल काम कंपोज पेनल्टी मारते हैं, आउट ऑफ नोवेयर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन स्विच यू सी कि बायर्न एकदम से 2-1 अप हो चुकी है। और फिर पता क्या होता है, मैंने पहली बार मैड्रिड को थोड़ा पैनिक करते हुए देखा है इस साल यूसीएल में, बिकॉज जैसे 2-1 स्कोर होता है ना, मैड्रिड तुरंत अपनी फॉर्मेशन चेंज कर देती है। दे गो बैक टू अ डायमंड इन द मिडफील्ड। बेसिकली बेलिंगम को जो है वो टॉप ऑफ द डायमंड बना देते हैं नंबर 10 के रोल पे, और रॉड्रिगो को और विनीशियस को आगे 2 सेंटर फॉरवर्ड्स की तरह ट्रीट करते हैं। देन दे कैन मूव टू द विंग्स, एंड फिर बीच में से बेलिंगम आगे आ सकता है। तो बेसिकली 4-1-2-1-2 या फिर 4-3-3 टाइप की हो रही थी फॉर्मेशन उनकी। एंड दिस वॉज बेसिकली ड्यू टू अ रिस्पॉन्स कि मतलब अब एक गोल कंसीड कर लिया, नाउ वी हैव टू स्कोर। एंड मुझे लग रहा था कि यार क्यों, मतलब व्हाट यू हैव बीन डूइंग सो फार हैज़ बीन वर्किंग फॉर यू। तुम तब भी ज़्यादा XG क्रिएट कर रहे हो, तुम तब भी गोल मार रहे हो, तो पैनिक करने की क्या ज़रूरत है? मुझे थोड़ा वियर्ड लगा था उस टाइम पे कि मैड्रिड ने तो पैनिक क्यों करे। इसके ऊपर साथ ही साथ इन लोगों ने एक और अटैकिंग सब भी कर दिया था, नाचो को निकाल के कामाविंगा को ले आते, विच मेंट कि फिर चौमनी एज अ सेंटर बैक खेल रहा है। एंड ये सब करा क्योंकि दे वांटेड टू अटैक मोर, बट दिस इज नॉट व्हाट मैड्रिड हैज़ बीन सो फार इन दिस यूसीएल। एंड इसी की वजह से मैंने नोटिस करा कैसे बिकॉज ऑफ दिस टैक्टिकल चेंज बाय मैड्रिड, गेम और ज़्यादा खुल गया बायर्न म्यूनिख के लिए। एंड यू वुड रिमेंबर जब वो सेकेंड गोल पड़ा है पेनल्टी का, उसके बाद ही चेंज किए थे मैड्रिड ने, उसके बाद भी अगले 10-15 मिनट तक बायर्न कंप्लीटली डोमिनेट कर रही थी। मैड्रिड वर लुकिंग वेरी क्या कहते हैं उसको, वल्नरेबल विद देयर बैक लाइन। More often than not, after every couple of minutes, Bayern Munich were making inroads into the Madrid box. इसके बाद हम देखते हैं कि Ancelotti makes a couple of more substitutions. Joselu अंदर आ जाता है, Modric अंदर आ जाता है, basically more attacking substitutions. एंड यहाँ पे मैं बायर्न को कहना चाहता हूँ कि आपने दिखा दिया कि अल्टीमेटली इस साल आपका इतना अच्छा जा नहीं रहा है। बिकॉज अगर आप इतने स्ट्रॉन्ग पोजिशन पे हो, आप इतना डोमिनेट कर रहे हो, मैड्रिड को आपने पैनिक करा दिया कुछ हद तक। कोई सेंस था वहां पे? किम ने जो पेनल्टी कंसीड करी है रॉड्रिगो पर, एंड वो लाइफ लाइन मिल गई मैड्रिड को, एंड विनीशियस ने गोल स्कोर कर दिया। एंड एट द एंड ऑफ द डे वंस अगेन मैड्रिड हैड मोर XG,
Madrid had fewer shots but the same number of goals. And the fact is, अब 2-2 ड्रॉ हो गया ना. Now Madrid is winning the second leg भाई. बायर्न के पास सबसे अच्छा चांस ये फिक्सचर जीतने का तभी था जब वो घर पे तो जीतते. This 2-2 draw is a big win for Real Madrid. Don't get it wrong, but this is. I don't see Madrid playing the second leg at home और वो बायर्न से हार जाए. बायर्न इस गेम में इन पैचेस इतना अच्छा खेली है ना, और फिर कुछ मोमेंट्स उन्होंने दिखा दिया क्यों वो इस साल बुंडेसलीगा नहीं जीते. Why they have been not better than Xabi Alonso and Bayern Leverkusen. Because आप पूरा गेम अच्छा खेलते रहो, लेकिन आप 2-5 मिनट के फेस पे बुरा खेल के दिखाओगे, मैड्रिड उन्हीं फेस पे गोल मार देगी. दैट इज व्हाट मैड्रिड इज राइट नाउ. एंड बायर्न म्यूनिख एग्जैक्टली वही करा है. एंड तुम कैसे मुझे कह सकते हो कि बायर्न म्यूनिख ये अवे फ्रॉम होम नहीं करेगी. सो आई सी नो रीजन वाई मैड्रिड शुड नॉट क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स. अगर वहाँ पे जब 2-1 चल रहा था स्कोर, अगर मैड्रिड की जगह बायर्न एक और स्कोर कर देती कि 2-2 की जगह 3-1 हो जाता, तो होता कि हाँ शायद अब चांस बन सकता है बायर्न के साथ. बिकॉज बायर्न स्टार्टेड ऑफ रियली वेल. आई थिंक दे डिजर्व क्रेडिट फॉर दैट. एंड इवन इन द सेकंड हाफ आफ्टर द सेकंड गोल दे वर रियली गुड. बट जब गुड गोबर करने की बात आई तो ऐसे है कि मैड्रिड ने सीधा गोल ही मारा है. फिर आपको सोचा ही नहीं है. ऐसा नहीं कि मैड्रिड ने डोमिनेट करा लेकिन गोल नहीं आया. ना, सीधा गोल मारा है. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ रियल मैड्रिड. दैट इज द एडवांटेज दैट दे कैरी. दे नो हाउ टू फिनिश देयर चांसेस. एंड सो विद दैट आई थिंक कि ये ड्रॉ के साथ ही साथ ये फिक्सचर किल हो चुका है. आई वुड बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड अगर बायर्न जीत जाती है. एज अ बार्सा फैन आई डोंट माइंड, बट बहुत मुश्किल लग रहा है. आई थिंक मैड्रिड विल बी गोइंग टू द फाइनल्स. एंड अगर फाइनल्स आ रही है मैड्रिड तो आई रादर हैव PSG भाई. फिर मैं डॉर्टमुंड नहीं चाहता. तो लेट्स सी कि अब PSG और डॉर्टमुंड के मैच क्या होता है. बट ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू एंड टुडेज पॉडकास्ट. होप यू लाइक्ड इट. काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा. काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें डिस्कस हुई हैं, तो काफ़ी चीज़ों पर आप डिसएग्री भी करोगे, कहीं पर एग्री भी करोगे. शेयर ओपिनियंस इन द कॉमेंट्स. एंड अगला जो आपको पॉडकास्ट ज़रूर देखना चाहिए इस चैनल से, आपको यहाँ पर दिख जाएगा, उसको भी देखिए. उस पॉडकास्ट में जाकर भी कमेंट करिए कि आपको पॉडकास्ट कैसा लगा.